चैप्टर 1631 टू 1640। सभी की दिव्य भावना ने तुरंत पीछा किया और उन्होंने तुरंत हवा में इस नन्ही परी को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। कुनपेंग, यह वास्तव में कुनपेंग है। यद्यपि उपस्थित सभी लोग युवा पीढ़ी के थे, उनमें से कितने एकांत में पूरी तरह से साधना करके इस स्तर तक साधना कर सकते थे। उनमें से हर एक ज्ञानी था और उसकी याददाश्त तेज थी। भले ही उन्होंने कुनपेंग का असली रूप नहीं देखा था, लेकिन उन सभी ने उसकी तस्वीरें देखी थीं। इसलिए उनके पास इसका प्रभाव बहुत गहरा था। इसलिए लगभग तुरंत ही वे इस कुनपेंग के निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि हर कोई तुरंत और भी हैरान हो गया। यह कुनपेंग कैसे हो सकता है? प्राचीन काल में भी कुनपेंग बहुत दुर्लभ थे। आमतौर पर दुनिया में उनमें से एक या दो ही होते थे। इस समय वे वास्तव में यहाँ कुनपेंग को देख सकते थे। विशेष रूप से यह एक युवा कुनपेंग था, एक युवा कुनपेंग जो अभी बड़ा नहीं हुआ था। इसने कई लोगों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया, विशेषकर ये परिवार। वे मानव गुप्त दायरे से बहुत परिचित थे। यद्यपि मानव गुप्त दायरे में कई ग्रह थे और अंतरिक्ष में कई प्राचीन भयंकर जानवर मौजूद थे, लेकिन कुनपेंग जैसे भयंकर जानवर का होना असंभव था। भयंकर जानवर का यह स्तर ये परिवार के मुखिया को भी डरा सकता है। अगर ऐसा कुनपेंग सामने आता तो पूरा ये परिवार हिल जाता। बहुत से लोग थोड़े हैरान थे। जानकारी के अनुसार जो उन्होंने पहले पढ़ी थी, कुनपेंग का जन्म दिव्य क्षेत्र साधना के साथ हुआ था। यह युवा कुनपेंग केवल मुट्ठी के आकार का था, लेकिन इसकी साधना केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 5वें स्तर पर थी। माना जाता है कि सामान्य प्राणियों की तुलना में जन्म के समय पारलौकिक लोग 5वें स्तर की साधना पहले से ही अत्याचारी और स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। हालांकि यह कुनपेंग था एक आदिम भयंकर जानवर। यह स्वाभाविक रूप से साधारण भयंकर जानवरों के लिए अतुलनीय था। बूढ़े कुनपेंग के बूढ़े हो जाने के बाद और उनके पास केवल एक अंडा बचा था, फिर भी वह जियू यंग दानव राजा जैसे दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ को हरा सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि कुनपेंग अत्याचारी थे। क्या चल रहा है? भाई फैंग ने ये कून को देखा और पूछा। ये कून भी अकथनीय रूप से चौंक गए थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मानव चरित्र गुप्त दायरे में एक कुनपेंग क्यों दिखाई देगा। जिस तरह से भाई फैंग ने ये कून को देखा वह नकली नहीं लग रहा था। इसके बारे में सोचते हुए, अगर यह ये परिवार का कुनपेंग होता तो वह इसे इस समय क्यों देखता? इसे तब तक छिपाया गया होगा जब तक कि यह पूरी तरह से विकसित नहीं हो गया था और पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता था। एक वयस्क कुनपेंग एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वर्ग के दायरे को पार कर गया था। केवल कुनपेंग अकेले ही सभी की कल्पनाओं को पार कर गया। मुझे परवाह नहीं है कि इसका आपके ये क्लैन से क्या लेना देना है। हालांकि रॉक क्लान और ये क्लान काफी निकटता से संबंधित हैं। वे दोनों पक्षियों के रक्त रेखा से संबंधित हैं। स्वाभाविक रूप से मैं वंशजों को नहीं देख सकता। रॉक कबीले बाहर घूमते हैं। बोलते ही भाई फैंग की आंखों में चमक आ गई। ये शिवेन की तलाश का मामला अस्थायी रूप से उसके दिमाग में वापस आ गया था। पहले इस कुनपेंग को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। ये कून ने लगभग शाप दिया। वह मूल रूप से कुनपेंग पर कब्जा करना चाहता था और इसे अपने लिए रखना चाहता था। कौन जानता था कि जिस क्षण भाई फैंग अपना मुंह खोलेंगे वह कुनपेंग को दूर ले जाना चाहेंगे। FCK कुनपेंग भी पक्षियों के रक्त रेखा से संबंधित है। राक्षस कुनपेंग गहरे समुद्र में एक भयंकर जानवर अधिपति है। पक्षी में तब्दील होने के बाद ही यह पेंग बनता है। आप यह क्यों नहीं कहते कि यह समुद्र में जानवरों के खून से संबंधित है? आप बेशर्म हो सकते हैं, लेकिन इतने बेशर्म मत बनिए। मूल रूप से यह कुनपेंग ये कबीले के नंबर 1 गुप्त दायरे में ये कबीले से संबंधित होना चाहिए। यदि इस समय उसने कहा कि वह बीशिनसू को चाहता है तो क्षमा करें। ये कबीले के क्षेत्र में बकवास बोलने की बारी बीशिनसू की नहीं थी। हालांकि इस व्यक्ति को यह भाई फैंग ही होना था। उनकी पहचान चौंकाने वाली थी। यहाँ तक ये कून भी अपनी पहचान से बहुत डरते थे। यहाँ तक वह ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि कुनपेंग का प्रलोभन कहने की जरूरत नहीं थी। यदि वह एक कुनपेंग को छोड़ देता है तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा, भले ही वह नहीं जानता कि यह कुनपेंग कैसे आया। भाई फैंग अभी भी हिचकिचा रहे थे। भाई फैंग ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। उसने शून्य से एक विशाल हाथ पकड़ लिया। यह बेहद तेज था। शून्य में बाद की छवियों की एक श्रृंखला बनाई गई और यह सीधे युवा कुनपेंग की ओर बढ़ी। जिस तरह भाई फैंग युवा कुनपेंग को पकड़ने वाले थे, युवा कुनपेंग को खतरे का आभास हो गया था। एक पल में इसने अपनी उड़ने की गति बढ़ा दी और भाई फैंग के विशाल हाथ से बच गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का आदान प्रदान इतना तेज था कि वह बालों की चौड़ाई जितना तेज था। सभी ने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की और मदद नहीं कर सके, लेकिन चिल्लाए। यह कुनपेंग वास्तव में एक प्रसिद्ध प्राचीन क्रूर प्राणी था। किंवदंतियों में कुनपेंग 90,000 मील तक उड़ सकता था। हालांकि यह युवा कुनपेंग इस स्तर तक नहीं पहुंच सका। अपनी उत्कृष्ट लोक साधना के साथ वह एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ की खोज से बचने में सक्षम था। यह उनकी भयानक प्रतिभा दिखाने के लिए काफी था।
पवन नियमों की समझ के संदर्भ में वह स्वर्ग के अंत क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से कहीं अधिक मजबूत था। वे वंशानुक्रम के साथ पैदा हुए थे। कुनपेंग की पवन कानूनों की समझ की पीढ़ियों को पारित किया गया था, जिससे उन्हें ऐसी प्रतिभाएं प्राप्त करने की अनुमति मिली जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यदि यह कुनपेंग स्वर्ग के अंत क्षेत्र में पैदा हुआ था तो एक स्वर्ग अंत क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसका एक बाल भी नहीं पकड़ पाएगा। यह थोड़ा दिलचस्प है। भाई फैंग नाराज नहीं थे, वह केवल हंसा। उसके लिए यह कुनपेंग पहले से ही उसकी झोली में था, घबराने की जरूरत नहीं थी। इसके तुरंत बाद उसने फिर से अपनी चाल चली। उसका हाथ कुनपेंग की ओर पकड़ लिया। इस बार कुनपेंग की चाल पहले से कहीं अधिक तेज थी। इसने खतरे की प्रबल भावना महसूस की। हेवन एंड रियलम विशेषज्ञ के दबाव ने ऐसा महसूस कराया कि उसका दम घुट रहा था। यदि यह एक प्राकृतिक संस्करण नहीं था तो एक सामान्य पारलौकिक क्षेत्र का प्राणी स्वर्ग के अंत क्षेत्र के अधिपति के सामने अपना सिर उठाने में भी सक्षम नहीं होगा। वह केवल जमीन पर घुटने टेक कर अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकता था। यह निम्न स्तर के प्राणी के विरुद्ध एक उच्च स्तर के प्राणी का पूर्ण दमन था। बूम! भाई फैंग के हाथ ने सीधे एक गुप्त क्षेत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुनपेंग को भागने दिया। ये कून की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। यह भाई फैंग वास्तव में बेईमान था, हालांकि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सके। यह ये परिवार के भीतर था। सौभाग्य से ली अमीन के अंदर कोई नहीं था। अगर कोई अंदर होता तो क्या वह मरा नहीं होता? भाई फैंग, दया करो, उसने जल्दी से कहा। बकवास करना बंद करो, मुझे ब्लॉक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये कून पर नजर डालते ही भाई फैंग ने ठंडेपन से कहा। उसने ये कून को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। इस समय उनकी आंखों में केवल युवा कुनपेंग था। यहां तक अपनी पहचान के साथ भी वह कुनपेंग के खिलाफ पागल हो जाएगा। कुनपेंग के अस्तित्व को नजरअंदाज करना उनके लिए असंभव था। उनकी पृष्ठभूमि वास्तव में महान थी, लेकिन कुनपेंग की तुलना में 10 प्राचीन क्रूर जानवरों में से एक वह तुलना में फीके थे। स्विश! उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और एक और गुप्त क्षेत्र मौके पर ही नष्ट हो गया। भाई फैंग, यदि आप वास्तव में जिद्दी होना चाहते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। हालांकि हमारे ये परिवार के लोग आपके जितने महान नहीं हैं, लेकिन हम आपको आपकी इच्छानुसार मारने की अनुमति नहीं देंगे। ये कून ने ठंडेपन से कहा। यह सही है। क्या आप हमारे ये परिवार में नरसंहार शुरू करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हमारा ये परिवार आपका स्वागत नहीं करता है। मैं तुम्हारी दया से बहुत कुछ पा चुका हूँ। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि यह बहुत दूर का अतीत है? क्या तुम अब भी एक अत्याचारी की तरह काम करना चाहते हो? ये कून की घोषणा के बाद ये कबीले के कई युवा विशेषज्ञों ने भी ये कून के समर्थन में आवाज उठाई। उनके पास यह भाई फैंग काफी था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे उसके लिए एक मैच नहीं थे, और यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसकी स्थिति आश्चर्यजनक थी, तो वे अब तक उसे बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा ये परिवार विद्रोह करना चाहता है? बेशन जू जल्दी से चिल्लाया। मुझे नहीं लगता कि आपके मानव कबीले में इस मामले में कोई ईमानदारी है। यह हमारी मदद के लायक नहीं है। बीशनसू, कलह बोने की कोशिश मत करो। अगर आज का मामला विफल हो जाता है तो हमारे ये परिवार को छोड़ने के बारे में मत सोचो। ये कून ने अपने दांत पीस लिए और बीशानजू को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो गया है। बीशनजू अचानक रुक गया। तभी उसे याद आया कि यह परिवार का इलाका था। अगर ये लोग सच में पागल हो गए होते तो इन्हें कोई नहीं रोक पाता। ठीक है, मैं अब इन गुप्त स्थानों पर आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मत रोको, अन्यथा मैं विनम्र नहीं रहूंगा। भाई फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा। वह ये कून से नहीं डरता था, लेकिन उसे डर था कि ये कून उसे रोक देगा और समय बर्बाद करेगा, जिससे वह इस हार गया ग्रेट रॉक। जैसा कि ये परिवार ने उसे अपमानित करने का साहस किया, वह भविष्य में किसी भी समय को तय कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले ग्रेट रॉक को पकड़ना था। इससे पहले थोड़ा समझौता करना ठीक था। यह कहने के बाद वह पहले ही चले गए थे। युवा ग्रेट रॉक की दिशा में पीछा करते हुए उनका फिगर सीधे उड़ गया। इस युवा ग्रेट रॉक के लिए वह इसे पाने के लिए दृढ़ थे। और जब ये कून ने उस दिशा को देखा जिसमें वह और युवा ग्रेट रॉक ने उड़ान भरी थी, तो उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि वह उस दिशा से बहुत परिचित था। यह मानव क्रमांक एक गुप्त क्षेत्र की दिशा थी। अतीत में वह भी इस गुप्त क्षेत्र के आकाओं में से एक था। अब वह मास्टर कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन थे। यद्यपि ये जिवेन ने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, फिर भी वह मानव नंबर एक गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकला। यह कुछ हद तक नियमों के विरुद्ध था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं था जो उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करता हो। आमतौर पर वे खुद ही जाना पसंद करते थे। इसके अलावा एक बार ये जिवेन ह्यूमन नंबर पर वापस आ गई एक गुप्त क्षेत्र, वह अक्सर एकांत में खेती करता था और किसी और चीज की परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे सभी ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि ये जिवेन मानव नंबर एक गुप्त दायरे में थी।
वैसे भी यह उनका अपना व्यवसाय था। यदि वह स्वर्गनम एक गुप्त क्षेत्र बेहतर परिस्थितियों के साथ, तब वह कुछ नहीं कर सकता था। मूल रूप से ये भाई फैंग एक शिवेन की तलाश कर रहे थे। अब जिस दिशा में वे पीछा कर रहे थे वह दिशा वही थी जहां ये जिवेन थी। कई बार अपना चेहरा बदलने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे उनका पीछा किया। केवल ये कूंग ही नहीं, बल्कि ये परिवार के अन्य उस्तादों ने भी उस दिशा को देखा जिसमें वे पीछा कर रहे थे। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और उनका पीछा किया। यहाँ तक बीशन जू और उसके पीछे के विशेषज्ञों ने भी उसका अनुसरण किया। उन्होंने शुरुआत में यहाँ भाई फैंग का अनुसरण किया था, इसलिए इस समय उनके लिए उनका अनुसरण करना स्वाभाविक ही था। युवा कुनपेंग की रफ्तार बेहद तेज थी। ऐसा लगता है कि उनका पूरा शरीर पवन विशेषता कानूनों के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है, जो पवन गुण कानूनों में बदल गया है। फिर भी वह अभी भी भाई फैंग की गति को पकड़ नहीं सका। वह अब भी और करीब आ रहा था। आखिरकार उसकी खेती अभी भी बहुत कम थी। यदि उसके पास दिव्य क्षेत्र की साधना होती तो भाई फैंग भी उसके साथ नहीं हो पाते। युवा कुनपेंग चिल्लाता रहा, जैसे वह कह रहा हो कि भाई फैंग बेशर्म है और वह युवाओं को धमका रहे हैं। लेकिन इस समय भाई फैंग इस बात की कम परवाह नहीं कर सकते थे कि यंग कुनपेंग क्या सोच रहा है। वह अपने हाथों से यंग कुनपेंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह युवा कुनपेंग को मारना सहन नहीं कर सका। यही वजह है कि युवा कुनपेंग बचता रहा। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। जब तक युवा कुनपेंग रहस्य क्षेत्र नंबर 1 में था, युवा कुनपेंग उसके पीछा से बच नहीं पाएगा। दोनों पक्ष शून्य में थे, एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। एक झटके में वे रहस्य क्षेत्र नंबर 1 के बाहर पहुंच गए थे। युवा कुनपेंग सीधे अंदर घुस गया। हम देखते हैं कि तुम कहां तक दौड़ सकते हो, भाई फैंग ने उपहास किया। अगर यंग कुनपेंग बचता रहा तो वह कम समय में यंग कुनपेंग के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यंग कुनपेंग रहस्य के दायरे में भाग निकला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कोने में फंस गया हो। बचना इतना आसान नहीं था। वह एक चाल चलने वाला था, लेकिन ये कूंग ने पहले ही पकड़ लिया और चिल्लाया, भाई फैंग कृपया दया करें, आप इस रहस्य क्षेत्र को नहीं छू सकते। क्यों? भाई फैंग ने आंखें मूंद कर कहा। क्योंकि युवा कुनपेंग रहस्य के दायरे में भाग गया था, वह कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं था। क्योंकि यह रहस्य क्षेत्र विशेष है। मुझे उम्मीद है कि भाई फैंग दया दिखाएंगे। ये कूंग बहुत देर तक हकलाता रहा। वह यह नहीं कह सकता था कि जिस ये जिवेन को तुम ढूंढ रहे थे वह अंदर थी। इस समय के दौरान हर कोई ये शिवेन की महिमा के बारे में भूल गया था, लेकिन उसे अभी भी यह याद था। वह ये शिवेन की खबरों पर भी ध्यान दे रहा था। हालांकि 10 साल से ये शिवेन की कोई खबर नहीं थी। वह जानता था कि ये शिवेन को अभी भी अंदर होना चाहिए। अगर भाई फैंग ने कार्रवाई की तो उन्हें डर था कि इसका असर अंदर ये शिवेन पर भी पड़ेगा। वह स्वाभाविक रूप से ये शिवेन के बारे में अच्छी धारणा नहीं बना पाया। वास्तव में वह उससे हड्डी तक नफरत करता था। मौका मिलने पर वह उसे मारने से भी नहीं हिचकिचाएगा। हालांकि जो उसे मारना चाहते थे वे भाई फैंग थे। वह भाई फैंग को उसे मारते हुए कैसे देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। अन्यथा वह ये कूंग नहीं होता। मैंने सोचा था कि यह कुछ बड़ा था। यह सिर्फ एक गुप्त क्षेत्र है। जब मैं युवा कुनपेंग को पकड़ूंगा तो मैं आपको 10 का मुआवजा दूंगा। इसमें गलत क्या है? भाई फैंग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह इस स्तर का एक रहस्यवादी क्षेत्र था। यहाँ तक उनमें से 100 या 1000 की तुलना कुनपेंग से नहीं की जा सकती। जब तक वह युवा कुनपेंग को पकड़ सकता था तब तक एक रहस्यवादी क्षेत्र क्या था? नहीं भाई फैंग, मेरी बात सुनो, यह गुप्त क्षेत्र साधारण नहीं है। मुझे आशा है कि तुम दया दिखा सकते हो, ये कूंग ने कहा। ये कूंग, आपने भाई फैंग के कार्यों को बार बार रोका है। क्या आप भाई फैंग के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय बीशनजू भी आ गया था और कलह बोने की कोशिश की। बीशानजू, कलह बोने की कोशिश मत करो। अगर यह कोई अन्य रहस्यवादी क्षेत्र होता तो मुझे डर है कि मैं इस रहस्यवादी क्षेत्र को छू नहीं सकता, ये कूंग ने अपने दांत पीस कर कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि ये जिवेन के पास दिव्य क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था। अगर वो ये शिवेन को छूना चाहता था तो यह असंभव था। अच्छा, मुझे पहले परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है। वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे मैं छू नहीं सकता, भाई फैंग ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। जाहिर है वह ये कूंग के शब्दों से नाराज थे और उन्होंने ऐसा कहा जैसे वह गुस्से में हों। जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका बड़ा हाथ सीधे रहस्यवादी क्षेत्र की ओर आ गया। अगर ऐसा हुआ तो युवा कुनपेंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा और अंततः उसके हाथों में पड़ जाएगा। इस समय ये कूंग ने राहत की सांस ली और भाई फैंग का उपहास किया। इस व्यक्ति ने उन्हें बार बार अपमानित किया था। उसने उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। स्वाभाविक रूप से वह एक शिवेन की पृष्ठभूमि जानता था। यहाँ तक उनके मालिक भी आसानी से उनके साथ परेशानी का सामना करने की हिम्मत नहीं करते थे। इस भाई फैंग की तो बात ही छोड़िए।
समय आने पर मुझे भाई फैंग मत कहो। भाई फैंग इस समय बहुत संतुष्ट थे और उन्होंने इस समय ये कून की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि भले ही उसने इस पर ध्यान दिया हो, वह इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचेगा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने नहीं सोचा था कि ये परिवार में, विशेष रूप से नए लोगों के लिए इस तरह के रहस्यवादी क्षेत्र में, वे किसी भी विरोधियों से मिलेंगे। वर्तमान ये परिवार में लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें अलग तरह से देखने के योग्य हो। ये कून उसकी नज़रों में जरा सा ही था। हालांकि अचानक शून्य में एक बड़ा अजगर अचानक प्रकट हुआ जब उसका बड़ा हाथ नंबर 1 रहस्यवादी क्षेत्र को हथियाने वाला था। यह आकाश की ओर गरजता है और अपना खूनी मुंह खोल देता है, सीधे अपने बड़े हाथ को मौके पर ही टुकड़ों में काट लेता है। अगर वह जल्दी से अपना हाथ नहीं हटाता तो उसका हाथ भी काट लिया जाता। यह कैसे संभव है? अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव कौंध गया। किसी को यह जानना चाहिए कि उसकी साधना से किस प्रकार का निर्माण उसे रोक सकता है। रास्ते में उन्होंने सभी रहस्यवादी लोगों को अपनी आंखों से देखा। साधारण रहस्यवादी क्षेत्र उसके द्वारा एक हाथ से कुचले जा सकते थे। यह रहस्यमय क्षेत्र इतना असामान्य क्यों है? इस समय उसे कुछ समझ में आ रहा था कि ये कून ने उसे इस रहस्यवादी दायरे को छूने क्यों नहीं दिया। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया और फिर से हमला कर दिया। आइए देखें कि इस रहस्यमय क्षेत्र के बारे में क्या अजीब है। उसका एक बड़ा हाथ सीधे जलती हुई लपटों के एक बड़े हाथ में बदल गया, एक अद्वितीय गति के साथ सीधे आसमान से नीचे गिर गया। भयानक ज्वाला सूर्य की वास्तविक अग्नि की तरह सीधे शून्य से जल गई। भले ही लोग दूर थे, वे अद्भुत तापमान महसूस कर सकते थे। परिवर्तनों की इस श्रृंखला ने ये परिवार के कई विशेषज्ञों को भी एक के बाद एक बाहर आने के लिए प्रेरित किया जो मानव गुप्त दायरे में बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में थे। पृथ्वी पर वह भयानक दबाव क्या था जो लोगों को निराश करता प्रतीत होता था? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आक्रमण हुआ हो? वे एक के बाद एक छलांग लगाकर बाहर निकले। जब वे बाहर निकले तो ऐसा हैरान कर देने वाला मंजर देखा। एक विशाल हाथ जो ऐसा दिखता था कि शून्य में संघनित दुनिया को नष्ट कर सकता है। फिर यह भयंकर रूप से जल गया और नीचे पटक दिया। यहां तक आसमान भी हल्का सा हिल रहा था। भले ही वे दूर थे, वे घातक गर्मी और भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। इसने पूरे मानव गुप्त दायरे को हिलाकर रख दिया। लगभग तुरंत ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। इस प्रकार की भयानक शक्ति उनकी दृष्टि में देवताओं के क्रोध से भिन्न नहीं थी। ये परिवार में जिनके पास इस तरह की खेती थी, वे निस्संदेह प्रमुख ताकतों के नेता थे, लेकिन ये परिवार के नेता इस तरह से ये परिवार में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को कभी नहीं देखा था, लेकिन दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी कमतर थे। दोनों पक्ष सत्ता के बिल्कुल अलग स्तर पर लग रहे थे। वह दिशा मानव संख्या एक गुप्त क्षेत्र है। किसी ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आकाश में आग के बड़े हाथ को देखकर भयंकर रूप से धराशायी हो गया। मानव संख्या एक गुप्त क्षेत्र, क्या ये जीवन बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं है? वहां लड़ाई क्यों हो रही है? यह खत्म हो गया है, यह खत्म हो गया है। यह मानव चरित्र नंबर 1 रहस्य क्षेत्र अधिक समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया है वह शायद पहले ही आकाशीय क्षेत्र में कदम रख चुका है। दिव्य क्षेत्र के जिन विशेषज्ञों को मैंने अतीत में देखा है वे इस भयानक शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। बहुत से लोग अचानक दंग रह गए, भयभीत हो गए और केवल आग के बड़े हाथ को सीधे नीचे गिरते हुए देख सकते थे। गर्जन, एक और गगनभेदी गर्जना हुई जब शून्य में एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद एक अजगर का पंजा शून्य में विशाल ज्वलनशील हाथ पर चढ़ गया। यह प्रामाणिक ड्रैगन पंजा हाथ था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, भाई फैंग ने उपहास किया और आग का बड़ा हाथ सीधे नीचे गिर गया, अंतरिक्ष को ढहते हुए सीधे विशाल अजगर के शरीर पर उतर गया। गर्जन, विशाल अजगर दहाड़ता रहा और उसके शरीर में सीधे प्रवेश किया गया, लेकिन वह पीछे मुड़ा और बड़े आग वाले हाथ को काट लिया। यह स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा के संघनन से बना था। सामान्य प्राणियों के लिए इस तरह की चोट उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इस विशाल अजगर के लिए यह कुछ भी नहीं था। इसका शरीर जो भेदा गया था लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा भरता जा रहा था। आइए देखें कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं, भाई फैंग ने कहा, और उन्होंने दृढ़ता से विश्वास करते हुए ताकत बढ़ा दी कि यह पूरे गठन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह गठन शक्तिशाली था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक सीमा थी और इसे बिना सीमा के सहन नहीं किया जा सकता था। विशेष रूप से इस तरह का गठन जो विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर था। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना यह जारी नहीं रह सकता था, बिल्कुल समर्थन किया जाए। बूम बूम बूम। हालांकि वह कितनी भी ताकत लगा ले, यह विशाल अजगर केवल जलते हुए हाथ को ही काट सकता था। शरीर को कितना भी जला लो, वह जरा भी नहीं हिलता। यह ऐसा था मानो यह एक शक्तिशाली सरणी गठन की प्रतीकात्मक शक्ति द्वारा कैद कर लिया गया हो। यह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका।
इस समय गठन में 4 समान विशाल ड्रैगन सीधे गर्जना करते हुए बाहर निकले और सीधे भाई फैंग की ओर शून्य में पहुंचे। अन्य 4 ड्रैगन पिछले वाले से बिल्कुल भी कमतर नहीं थे। उनमें से हर एक भयानक रूप से शक्तिशाली था और सबसे भयानक बात यह थी कि वे मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, न ही उन्हें मृत्यु की बिल्कुल भी कल्पना थी। ये विशाल ड्रैगन बेहद शक्तिशाली थे और एक पल में वे भाई फैंग की तरफ दौड़ पड़े। उनमें से एक सबसे तेज था और उसने भाई फैंग की ओर काटते हुए अपना खूनी मुंह खोल दिया। धत्तेरी की! भाई फैंग अचानक थोड़ा क्रोधित हो गए और सीधे अपनी हथेली पर प्रहार किया। जलती हुई हथेली की तकनीक सीधे विशाल अजगर के सिर को हवा में उड़ा दिया। हालांकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और अन्य 3 विशाल ड्रैगन ने हमला करने का अवसर लिया। इस समय जब सभी ने इस दृश्य को देखा तो वे समझ गए कि यह मैन नंबर 1 सीक्रेट ग्राउंड शायद उतना सरल नहीं था जितना लगता था, विशेष रूप से बेशिनजू और बेशिनजू के साथ आए विशेषज्ञ। उन्होंने ये कबीले के सदस्यों को देखा और देखा कि उन सभी के चेहरों पर समझ के भाव थे। इस समय वे अंततः समझ गए कि ये कून क्यों नहीं चाहते कि भाई फैंग कोई कदम उठाएं। भले ही यह मानव चरित्र नंबर 1 गुप्त क्षेत्र मानव चरित्र गुप्त दायरे के भीतर था, फिर भी यह अविश्वसनीय था। दिव्य प्राणी क्षेत्र विशेषज्ञ कितना मजबूत और भयानक था, खासकर ये भाई फैंग जिनकी ताकत और भी अत्याचारी थी, लेकिन यह सोचने के लिए कि वह एक गठन से फंस जाएगा। वास्तव में किस प्रकार की रचना उसके जैसे दिव्य प्राणी क्षेत्र विशेषज्ञ को फंसा सकती है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि अगर वे ये कून के स्थान पर होते तो स्थिति कैसी होती। वे यह नहीं जानते थे कि ये कबीले में हर कोई इस समय हैरान था। इसके विपरीत वे मौत से डर गए थे, खासकर वे जो सोचते थे कि एक शिवेन ने मना कर दिया है। इस समय वे और भी हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन ने मना किया था या नहीं, लेकिन वे देख सकते थे कि येज़िवेन अब भी पहले की तरह ही थी और इस बनावट को देखकर आसानी से अपमानित नहीं किया जा सकता था। खासकर ये कून, वह जानता था कि येज़िवेन के पास एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन उस दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने अभी तक हमला भी नहीं किया था। येज़िवेन के गठन के साथ ही वह वास्तव में भाई फैंग को रोक सकता था। कहने की जरूरत नहीं है, वह चौंक गया था। वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन इस समय स्वयं को बचाने के लिए जैन पद्धति का उपयोग कर रही थी। यह 5QE इंपीरियल फॉर्मेशन था जिसे उन्होंने 5 एलिमेंट सुप्रीम के व्यक्तिगत पत्र से सीखा था। आमतौर पर येज़िवेन 5QE इंपीरियल फॉर्मेशन का उपयोग करके अभ्यास करती थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में यह 5QE इंपीरियल फॉर्मेशन भी अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी और दुश्मन को रोक सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन 5 बड़े ड्रैगन के पीछे 5 मौलिक ड्रैगन वेन्स थे जिन्हें येज़िवेन ने 5QE इंपीरियल फॉर्मेशन बनाने के लिए पीछे छोड़ दिया था। ड्रैगन वेन्स की शक्ति इतनी महान थी कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए भी पूरी तरह से विकसित ड्रैगन वेन को वश में करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा यह गठन की शक्ति से गठित 5 ड्रैगन वेन्स थे, इसलिए इसकी शक्ति काफी प्रभावशाली थी। भाई फैंग को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि 5Q's इंपीरियल फॉर्मेशन कितना असाधारण था। हर बार जब वह एक अजगर के सिर को अलग कर देता था तो वह जल्दी ही दूसरे ड्रैगन से उलझ जाता था। जिस ड्रैगन को नष्ट कर दिया गया था वह जल्दी ही खुद को सुधार लेगा। वह भी अचंभित रह गया। इतने बड़े निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से खपत का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर बार जब ड्रैगन का सिर संघनित होता तो वह बड़ी मात्रा में स्पिरिट QE का उपभोग करता। यह अभी भी न्याय करना आसान था कि यह दर्दनाक था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दूसरी पार्टी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और यह कि पूरा गठन पूरी तरह से टूट जाएगा क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। कौन जानता था कि वह पहले ही 10 से अधिक बार ड्रैगन के सिर को नष्ट कर चुका है, लेकिन वह अभी भी इन शापित ड्रैगन से मुक्त नहीं हो सका। हालांकि ड्रैगन ने गिरने का कोई संकेत नहीं दिखाया क्योंकि वे उसे परेशान करते रहे। यदि उसे पता होता कि इन बड़े बड़े ड्रैगन के पीछे ड्रैगन वेन्स के अवतार हैं तो वह ऐसा व्यर्थ काम न करता। यदि वह ड्रैगन वेन्स को समाप्त करना चाहता है तो यह असंभव होगा, भले ही वह खुद को मौत के घाट उतार दे। हालांकि उसकी साधना अत्यंत शक्तिशाली थी और स्वयं को बचाने के लिए उसके शरीर में एक रहस्यमयी ज्वाला थी, फिर भी उसके पास इन बड़े ड्रैगनों के जाल से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। स्थिति तुरंत उलझाव और गतिरोध की स्थिति में आ गई। इस समय छोटे कुनपेंग ने फॉर्मेशन से अपना सिर बाहर निकाला। बड़े ड्रैगन से घिरे भाई फैंग को देखते हुए वह अपना चेहरा बनाने और अपने बट को हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। यह शरारती बच्चे की तरह भाई फैंग पर हंसा और एक खुश मुस्कान प्रकट की। हालांकि यह मानव रूप में नहीं था, हर कोई इस छोटे कुनपेंग की खुशी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। ये कून, क्या यह कुनपेंग आपके ये परिवार से संबंधित है? बीशिनजू ने पूछा। अगर उसे शुरुआत में विश्वास नहीं होता तो वह नन्हे कुनपेंग को मानव नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश करते और बाहर निकलते देखकर केवल अनुमान लगा सकता था। हालांकि भाई फैंग पर हमला किया गया था। ये कून ने अपनी आंखें उस पर घुमाई और उसे बिल्कुल भी जवाब देने का इरादा नहीं किया। हालांकि वह बहुत हैरान भी था।
वह नहीं जानता था कि क्या यह परिवार से संबंधित था, लेकिन यह संभवतः ये ज़िवेन से संबंधित था। ये ज़िवेन हमेशा से एक रहस्यमयी व्यक्ति रही हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया, यह कोई नहीं जानता। वास्तव में पिछले 10 वर्षों में ये कियान को छोड़कर, जिन्होंने मानव संख्या में प्रवेश किया एक गुप्त क्षेत्र, मानव नंबर एक गुप्त दायरे में किसी और ने प्रवेश नहीं किया था। कोई नहीं जानता था कि उसका राज्य कैसा था और उसने कितनी प्रगति की थी। इस समय भले ही थोड़ा कुनपेंग अचानक प्रकट हो जाए, उसे आश्चर्य नहीं होगा। यह छोटा कुनपेंग कहीं और नहीं बल्कि ह्यूमन नंबर पर चला गया एक गुप्त क्षेत्र। इसके अलावा मानव नंबर एक गुप्त दायरे के भयानक गठन ने उस पर हमला नहीं किया। यह देखा जा सकता था कि इसका एक शिवेन के साथ कुछ लेना देना था। यह सोचकर वह थोड़ा कड़वा महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये शिवेन को सारी अच्छी चीजें क्यों मिलीं? यह कोई साधारण आध्यात्मिक पालतू जानवर नहीं था। यह कुनपेंग था, जो 10 प्राचीन भयंकर जानवरों में से एक था। हालांकि वह नहीं जानता था कि कुनपेंग अंडे की चोरी के कारण पूरे दानव क्षेत्र को उल्टा कर दिया गया था, और यह कि कई सेलेस्टियल बीइंग रियल्म राक्षसों ने दानव क्षेत्र में बीस्ट किंग के साथ लड़ाई की थी। वह कल्पना कर सकता था कि यह कितना मुश्किल है रहा होगा। धत्तेरी की, उन सभी को नष्ट कर दो। इस समय भाई फैंग के शरीर से अंतहीन लपटें तुरंत निकलीं। यह सीधे मौके पर फैल गई, जिससे सैकड़ों मील के दायरे में आग का समुद्र बन गया। आग के इस समुद्र में कई विशालकाय लगातार गर्जना के बीच ड्रैगन भी जलकर राख हो गए। यह है नानमिंग मिथिकल फायर। यह इतना शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि नानमिंग मिथिकल फायर दुनिया की सबसे शक्तिशाली आग में से एक है। केवल प्रसिद्ध ट्रू सन फायर और कुछ अन्य रहस्यमय आग की तुलना इससे की जा सकती है। बेशन जू सदमे में कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। इस तरह की विचलित ज्वाला से छुआ जाने से बचने के लिए हर कोई एक के बाद एक पीछे हट गया। वह अंत होगा। इतना शक्तिशाली अजगर भी वास्तव में पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। इस समय भाई फैंग, जो शून्य में थे, उनके शरीर की सतह से अंतहीन लपटें जुड़ी हुई थीं। वह एक ज्वलनशील प्राणी की तरह था और सैकड़ों मील के दायरे का क्षेत्र आग की लपटों से भर गया था। यह उनका डोमेन स्पेस था। इन विशालकाय ड्रैगन ने उसे वास्तव में नाराज कर दिया था, इसलिए उसने सीधे अपने फ्लेम डोमेन को जारी किया, जो कि एक शक्तिशाली और अविनाशी लौ थी। विशालकाय ड्रैगन तुरंत जलकर राख हो गए। उनकी भयानक गति ने सीधे तौर पर पूरे मानव गुप्त दायरे को दबा दिया। यहां तक पृथ्वी गुप्त दायरे में दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के कई विशेषज्ञ चिंतित थे। दबाव अभी भी शून्य में फैल रहा था। यहां तक स्वर्ग में भी टैलेंट नाम एक गुप्त क्षेत्र, कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं जो पूरे वर्ष बंद कमरे में प्रशिक्षण में रही थीं, इस भयानक गति से जाग उठीं। उनमें सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के विशेषज्ञ भी थे। इस दौरान सभी घबरा गए। उन सब ने अपनी मूल आत्माओं को यह देखने के लिए छोड़ा कि क्या हो रहा है। कई लोग लड़ने के लिए भी तैयार थे। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति ये परिवार के किसी विशेषज्ञ से संबंधित नहीं थी जिससे वे परिचित थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आक्रमण हुआ हो? बहुत से लोग चौंक गए, खासकर जब उन्होंने भाई फैंग को देखा, जो शून्य में एक ज्वाला प्राणी की तरह थे। भयानक आभा, जो कि दिव्य प्राणी क्षेत्र से संबंधित थी, ने सब कुछ ढक लिया। यहां तक सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के पुराने प्राचीन वस्तुओं ने भी इसे देखा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि ये कुंभ उसके ठीक बगल में था और उसने कोई चाल नहीं चली, तो वे व्यक्तिगत रूप से दुश्मन को खदेड़ने के लिए कार्रवाई करते। आमतौर पर अगर कोई दुश्मन इस जगह पर आक्रमण कर सकता है, तो इसका मतलब था कि ये परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। हे, भाई फैंग उपहास किए बिना नहीं रह सके। तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है, मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक जंगली जानवर की तरह धीमी आवाज में दहाड़ता था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह की चीज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आगे बढ़ने से रोकने की? उसने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में वह पहले से ही मानव गुप्त दायरे नंबर 1 के बाहर था। उनका फ्लेम डोमेन तुरंत 5Q इंपीरियल फॉर्मेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम! धरती को चकनाचूर कर देने वाली टक्कर सुनाई दी। असीम आध्यात्मिक क्यूई और लपटें हिंसक रूप से टकराईं। यह बेहद चौंकाने वाला था। उसका फ्लेम डोमेन एक तेज तलवार की तरह था, जो 5Q इंपीरियल फॉर्मेशन में छेद कर रहा था और लगभग इसके माध्यम से छेद कर रहा था। छोटा कुनपेंग, जो भाई फैंग का मुंह बना रहा था और हंस रहा था, तुरंत चौंक गया। भयानक लपटें पास भी नहीं पहुंची थीं, लेकिन सिर्फ उच्च तापमान ही उसके पूरे शरीर को आग लगाने के लिए काफी था। वह तुरंत चिल्लाया और आकाश में इधर उधर लौटने लगा। यद्यपि कोई भी पक्षी की भाषा नहीं समझता था, वे समझ सकते थे कि उसके मानसिक उतार चढ़ाव के माध्यम से उसका क्या मतलब है। वह भाई फैंग को बेशर्म और बेशर्म होने के लिए डांट रहे थे। हर कोई केवल भौहें चढ़ा सकता था जब वे इस अजीब छोटे कुनपेंग को अपने पंख फड़फड़ाते और आकाश में पानी के नियमों को संघनित करते हुए देखते थे। आग की लपटों को बुझाने के लिए उसने पानी के ड्रैगन को अपने शरीर पर उतरने के लिए बुलाया। आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
उसका पूरा शरीर अफ्रीकी मुर्गे की तरह बेहद काला था। उन्होंने अपने एक पंख से भाई फैंग की ओर इशारा किया और उन्हें डांटा। उनकी उपस्थिति उतनी ही हास्यपूर्ण थी जितनी कोई कल्पना कर सकता है। इस समय भाई फैंग के पास इस कुनपेंग की परवाह करने का समय नहीं था। वह केवल गठन के माध्यम से तोड़ना चाहता था, व्यक्ति को अंदर पकड़ना चाहता था और फिर उसे गला घोंटकर मार डालना चाहता था। तभी वह अपनी नफरत को बाहर निकाल सका। किसी ने कभी उसे इस तरह पीड़ित करने की हिम्मत नहीं की थी। भाई फैंग ने उपहास किया और कहा, तुम क्या हो? तुम अंदर क्यों छिपे हो? अगर तुम में क्षमता है तो बाहर आओ। यह सही है, आपको भी ये परिवार का सदस्य होना चाहिए। क्या ये परिवार में कोई है जो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता? बीशान जू ने भी आवाज दी। दूर से एक दोस्त का आना खुशी की बात है, हालांकि यह एक अवांछित अतिथि है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। इस समय गठन से एक इत्मीनान से आवाज आई। यह एक आह की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे यह अपने क्रोध को दबा रहा हो। जैसे ही इस आवाज ने बोलना समाप्त किया, एक विशाल हाथ तुरंत शून्य में घनीभूत हो गया जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। एक पल में इसने भाई फैंग की ओर पकड़ लिया जो बिजली की गति से लौ के क्षेत्र में थे। एक बड़ा हाथ बाहर पहुंचा और आकाश को फाड़ दिया। यह सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था क्योंकि इसने सीधे भाई फैंग को पकड़ लिया। भाई फैंग के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। इतने बड़े हाथ के लिए उनके लॉ डोमेन में प्रवेश करना असंभव था। निश्चित रूप से जब बिग हैंड ने अपने फ्लेम डोमेन से संपर्क किया तो उसे तुरंत नानमिंगली फायर ने अपने फ्लेम डोमेन में जला दिया। बड़े हाथ पर भयानक लपटें जल उठीं। नेमार ने सोचा था कि यह पल भर में जलकर राख हो जाएगा। कौन जानता था कि बड़े हाथ पर सुनहरी दिव्यता नानमिंगली फायर का विरोध करेगी। हालांकि यह अभी भी जल रहा था, यह एक पल में जलकर राख नहीं होगा। यह अप्रत्याशित घटना भाई फैंग की अपेक्षाओं से पूरी तरह परे थी। वह बिल्कुल तैयार नहीं था। इस समय वह बिना किसी बचाव के बड़े हाथ से लगभग पकड़ा गया था। यह कैसे संभव है? उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। हालांकि उसके लिए सोचने का समय नहीं था। उसने अचानक अपने पैर पटक दिए और उसका शरीर तुरंत तोप के गोले की तरह उड़ गया। हालांकि वह आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे चला गया। वह बड़े हाथों के हमले से बचना चाहता था। हालांकि बड़ा हाथ कुत्ते की त्वचा के प्लास्टर जैसा था। यह सीधे उससे चिपक गया और उसे फिर से पकड़ लिया। यह बिजली की तरह तेज था। अगर ब्रदर फैंग की गति पहले से ही बहुत तेज थी तो नेमार का बड़ा सुनहरा हाथ वास्तव में उससे कहीं अधिक तेज था। यह देखते हुए कि यह भाई फैंग को पकड़ने वाला था, बड़े सुनहरे हाथ को आखिरकार उनके फ्लेम डोमेन ने जलाकर राख कर दिया। इस समय उन्होंने अनिच्छा से राहत की सांस ली। यह अभी बहुत रोमांचकारी था। अगर वह बड़े सुनहरे हाथ से पकड़ा गया होता तो यह अवश्यंभावी था कि उसे बचने की कीमत चुकानी पड़ती। फिर उसका चेहरा और भी भद्दा हो गया। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा जमीन पर रख दिया गया है और बेरहमी से रौंदा गया है। मूल रूप से उन्होंने गुप्त क्षेत्र के तथाकथित स्वामी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अंत में उन्हें एक बुरी स्थिति में डाल दिया गया और लगभग बड़े हाथ से पकड़ लिया गया। इस समय वह थोड़ा जिज्ञासु होने लगा। इस गुप्त क्षेत्र का स्वामी कौन था? कहावत के अनुसार मानव गुप्त क्षेत्र केवल एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां ये परिवार की युवा पीढ़ी एकत्रित हो। ये परिवार की युवा पीढ़ी में वास्तव में कोई था जो उसे धमकी दे सकता था। यह बिल्कुल असंभव था। उन्होंने ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 1 की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और बेहोशी से कहा, कौन है यह? क्या आप खुद को दिखाने की हिम्मत करते हैं? इस समय न केवल भाई फैंग उत्सुक थे बल्कि बीशनजू और अन्य भी उत्सुक थे। भाई फैंग को धमकाने वाला यह व्यक्ति कौन था? ये परिवार की युवा पीढ़ी में केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था, और वे ये जुकोंग, ये क्योंग और ये कूंग थे। ये जुकोंग एक दूर अंतरिक्ष में अन्वेषण कर रहा था और ये क्योंग परिवार के मुखिया के साथ शाही दरबार तक गया था। अब ये परिवार की युवा पीढ़ी में केवल ये कूंग थे। यही कारण भी था कि ये कूंग ही थे जो उनका मनोरंजन करने के लिए बाहर आए थे। ये कूंग के अलावा ये कबीले में कोई और नहीं था जो किले को संभाल सके। बीशनजू यह अच्छी तरह जानता था, यही वजह है कि उसने इस समय आना चुना। अंदर कौन व्यक्ति था? ये कबीले का गुप्त क्षेत्र नंबर 1 कभी भी जनता के लिए नहीं खोला गया था, इसलिए अगर वह जानना भी चाहे तो उसके लिए यह जानना असंभव था कि अंदर क्या चल रहा है। अधिक से अधिक वह केवल कुछ छिपे हुए जासूसों की कुछ सूचनाओं पर भरोसा कर सकता था, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अंदर कौन था। ये परिवार के उन लोगों के लिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मानव चरित्र नंबर 1 गुप्त दायरे में कौन था। यह ये ज़िवेन था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन, जिसने 10 साल से कोई चाल नहीं चली थी, वास्तव में इतनी तेज चाल चलेगी। उन्होंने भी पहले से आवाज़ सुनी थी और यह वास्तव में ये जीवेन ही थी। विशेष रूप से ये कस्यू, ये जीवेन के साथ उसके संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे थे, और यहाँ तक ये जीवेन ही थी जिन्होंने सबसे पहले ये जीवेन को कानून प्रवर्तन हॉल में पेश किया था।
स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में येज़िवेन बंद कमरे में प्रशिक्षण की स्थिति में थी और केवल ये कियान को कुछ समय के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश करने का अवसर मिला था। दूसरों को बस यह नहीं पता था कि वह किस तरह की स्थिति में है। इस समय यह देखते हुए कि येज़िवेन न केवल ठीक थी बल्कि इसके विपरीत उसके हमले की स्थिति को देखते हुए यह अज्ञात था कि 10 साल पहले की तुलना में कितनी गुना मजबूत थी, वह बेहद संतुष्ट थी। लेकिन इस समय ये कून का मिजाज बहुत जटिल था। इस समय वह नहीं जानता था कि खुशकिस्मत महसूस करें या उदास, येज़िवेन की ताकत वास्तव में बंद नहीं हुई। दिखाओ, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे बड़े गठन को तोड़ना होगा। येज़िवेन की धीमी आवाज अंदर से आई और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बड़ी फॉर्मेशन में बहुत आश्वस्त था। हम देखते हैं आप कितने समय तक रह सकते हैं। आपका यह बड़ा गठन बहुत गहरा नहीं है, देखें कि मैं इसे कैसे तोड़ता हूं। भाई फैंग ने अचानक उपहास किया और सीधे नीचे उतरे। उनका लॉ डोमेन पूरी तरह से सामने आ गया था। सामान्य फ्लेम डोमेन के विपरीत इस फ्लेम डोमेन को नॉनमिंग लीफायर द्वारा संघनित किया गया था, जो कि दुनिया की सबसे दबंग लपटों में से एक है और यह सामान्य डोमेन की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी था। बूम! पूरा फ्लेम डोमेन सीधे भाई फैंग के नियंत्रण में विकृत हो गया, एक विशाल लौ लंबी तलवार में बदल गया और एक अद्भुत गति के साथ यह गठन में जमकर पटक दिया। गड़गड़ाहट! पूरी लौ लंबी तलवार और 5Q इंपीरियल फॉर्मेशन में जमकर टक्कर हुई और पूरी फॉर्मेशन गड़गड़ाहट और हिलने लगी, मानो किसी भी समय गिर जाएगी। और इस समय 5 लंबे ड्रैगन फिर से दिखाई दिए और फिर से पूरी तरह से सघन हो गए, जैसे कि जो अभी अभी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे वे ये बड़े ड्रैगन नहीं थे। हुश हुश हुश! ये बड़े ड्रैगन बहुत तेज थे और एक पल में वे सीधे भाई फैंग के सामने झपट पड़े। उनके शरीर सैकड़ों फुट लंबे थे और वे गठन की गहराई से सीधे बाहर फैला हुआ था। उन्होंने अपना खून से सना मुंह खोला और भाई फैंग की तरफ काट लिया। बूम बूम बूम! भाई फैंग ने अपने हाथ में ज्वाला लंबी तलवार पकड़ रखी थी और वह एक महान ज्वाला देवता की तरह थे जो इसे स्वतंत्र रूप से चला रहे थे। उनकी तलवारबाजी की तकनीक बेहद रहस्यमयी थी। हालांकि वह तलवार की खेती करने वाला नहीं था, लेकिन उसकी खेती बेहद मजबूत थी और इसके अलावा उसकी तलवार चलाने की तकनीक बहुत ही उत्तम थी। इसे एक शीर्ष तलवार तकनीक कहा जा सकता है और प्रदर्शित शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत थी। उसने तलवार की रोशनी से भरे आकाश को बाहर फेंक दिया, आकाश को भेदते हुए और शून्य को चकनाचूर कर दिया। उन सभी बड़े ड्रैगन को उसके द्वारा शून्य में मार दिया गया था और उनके पूरे सिर काट दिए गए थे। लेकिन यह बेकार था। ये बड़े ड्रैगन अंतहीन लग रहे थे और जब एक मारा जाता था तो दूसरा अपने आप पुनर्जीवित हो जाता था। मूल रूप से भाई फैंग ने सोचा था कि जब तक वह इस तरह मारना जारी रखेंगे, उन्हें विश्वास नहीं था कि यह गठन बनाए रखा जा सकता है। आखिरकार इस गठन की शक्ति असाधारण थी और यहाँ तक एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ भी फंस सकता था, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक थी। सामान्य परिस्थितियों में लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होगा। इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होने के लिए यह सब संप्रदायों और अन्य बड़ी ताकतों के लिए था। एक निजी व्यक्ति के लिए इस तरह के गठन का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए वह पहले से ही बहुत धनी व्यक्ति था। लेकिन कौन जानता था कि उसने अभी भी इस गठन को कम करके आंका था, या यूं कहें कि येज़िवेन की संपत्ति की सीमा को कम करके आंका था। यद्यपि यंग कुनपेंग ने 9 आध्यात्मिक शिराओं को अवशोषित कर लिया था, फिर भी उनके पास 5 ड्रैगन शिराएं थीं जो 5Q इंपीरियल फॉर्मेशन बनाने के लिए पर्याप्त थीं। ड्रैगन नसों के साथ प्रतिस्पर्धा, जो खपत के मामले में एक पूरे संप्रदाय के विकास का समर्थन कर सकती थी, निस्संदेह आत्मघाती थी। और इस समय हालांकि भाई फैंग नहीं जानते थे कि येज़िवेन को ड्रैगन नसों का समर्थन प्राप्त था और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने कमोबेश अनुमान लगाया कि येज़िवेन में शायद स्पिरिट क्रिस्टल की कमी नहीं है। अगर वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो शायद वो येज़िवेन को मात नहीं दे पाएंगे। जब उसने यह सोचा तो वह उदास हो गया। उसे इतने कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना क्यों करना पड़ा? भले ही यह एक सामान्य गठन था, वह बिल्कुल भी नहीं डरे। जब तक यह एक गठन था, इसे तोड़ने का एक तरीका था। गठन जितना जटिल था, उसे तोड़ना उतना ही आसान था। जब तक गठन का मूल मिल गया, वह इसे नष्ट कर सकता था। 5Q इंपीरियल फॉर्मेशन जैसे फॉर्मेशन का उल्लेख नहीं है जो जटिल नहीं दिखता था, लेकिन उसके पास इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि येज़िवेन ने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया था। उसने पूरी तरह से अंतहीन बड़े ड्रैगन का इस्तेमाल उसे डुबोने के लिए किया। यह उनकी खेती के लिए भी धन्यवाद था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता या यहाँ तक बीशानजू भी होता तो वे शायद इस समय एक कठिन स्थिति में होते। इस समय बेशनजू ने मानव नंबर 1 गुप्त दायरे को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये परिवार केवल इतना ही था, केवल उन 3 लोगों के साथ जो प्रस्तुत करने योग्य थे। कौन जानता था कि ऐसा कोई व्यक्ति छुपा हुआ है और खोजा नहीं गया था। ये परिवार वास्तव में मानव कबीले में एक माँ किस परिवार होने के योग्य था।
इस नींव को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस समय बीशन जू सीधे चिल्लाया, भाई फैंग, मुझे आपकी मदद करने दें। जैसा कि उसने यह कहा, उसने सीधे छलांग लगाई और सीधे मानव नंबर 1 गुप्त दायरे की ओर उड़ गया। एक बड़ा हाथ हवा में संघनित हुआ और फिर जोरदार थप्पड़ मारा। 5Q इंपीरियल फॉर्मेशन का ध्यान भाई फैंग पर केंद्रित था। यह उम्मीद नहीं थी कि कोई आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ होगा जो हस्तक्षेप करने के लिए इतना बेशर्म होगा। पेंग, गगनभेदी गर्जना के साथ संपूर्ण सामरिक मैट्रिक्स हिंसक रूप से हिल गया और एक दरार दिखाई दी। भाई फैंग एक दिखावटी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह उनकी लड़ाई थी और उन्हें किसी और के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने सीधे शून्य में एक लंबी तलवार को संघनित किया। यह एक जलती हुई लंबी तलवार थी। नानमिंग इग्निस द्वारा संघनित लंबी तलवार साधारण जादू के हथियारों और आकाशीय उपकरणों के बराबर थी। हुश, पूरे नानमिंग ली फायर से बनी लंबी तलवार सीधे दरार से टूट गई और सीधे नीचे गिर गई। बूम, गठन के टूटने के बाद बिना किसी सुरक्षा के मानव नंबर 1 गुप्त दायरे का महाद्वीप हवा में 2 हिस्सों में बिखर गया। टुकड़े सीधे नीचे के ग्रह पर गिरे, जिससे एक विशाल उल्का बौछार का निर्माण हुआ। सचमुच 2 दुष्ट मेहमान आए थे, लेकिन जब से तुम यहाँ हो तो मत जाओ। यह मत सोचो कि ये परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ तुम अपनी इच्छानुसार आ और जा सकते हो। एक ठंडी आवाज निकली और फिर अंदर से एक भयानक आभा उठी। यह भयावह आभा एक चक्रवात की तरह थी जो लगातार उठता रहा। जैसे जैसे यह आभा बढ़ती गई, शक्तिशाली दबाव की लहरें सभी दिशाओं में बहने लगीं। यह ऐसा था मानो एक विशाल बवंडर बन गया हो, एक बवंडर जो आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह से संघनित था। और आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित यह बवंडर भी धीरे धीरे बीज की आकृति द्वारा अवशोषित हो गया था। पानी में चूसने वाली एक विशाल वेल की तरह इसने पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा बवंडर को कुछ ही सांसों में सफाई से अवशोषित कर लिया। और इस समय अंत में सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह व्यक्ति कौन था। यह हरे रंग की शर्ट में एक युवक था। उसका चेहरा नाजुक था, लेकिन वह बहुत उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि उनका स्वभाव ऐसा था जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये जीवेन, यह वास्तव में वही है। ये कून का दिल पागलपन से कांप उठा। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि एक शिवेन अंदर ही अंदर खेती कर रही होगी और जिसने अभी हमला किया वह एक शिवेन होना चाहिए। लेकिन जब उसने वास्तव में एक शिवेन को प्रकट होते देखा तो उसका दिल अतुलनीय रूप से चौंक गया। उसकी भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। 10 साल पहले वह आकाशीय क्षेत्र के छठे आसमान पर था। वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? यह असामान्य रूप से अविश्वसनीय था, चाहे उसने इसे कैसे भी देखा हो। और उसके पीछे ये परिवार के सभी लोगों ने अविश्वास के भाव प्रकट किए। हालांकि उन्होंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी जब उन्होंने इसे अपने लिए देखा तो वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। ये जीवेन के पास किसी ऐसे व्यक्ति का अधिपति आभा नहीं था जिसने दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन उसे यह एहसास था कि वह निश्चित रूप से एक अधिपति से नहीं हारेगा। ये जीवेन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसके शरीर पर आभा अचानक फट गई। यह हलकों में बह गया, एक प्रचंड लहर की तरह जो दूरी में जारी की गई थी। आकाशीय क्षेत्र का 7वां आकाश, उसने अंततः दिव्य क्षेत्र के 7वें आकाश में कदम रखा था। इतने कम समय में, एक दिन भी नहीं, उसने आकाशीय क्षेत्र के 7वें आकाश में कदम रखा था। अगर कोई और होता तो यह कुछ अकल्पनीय होता, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं था। उसके लिए उसने आकाशीय क्षेत्र के छठे आकाश से आकाशीय क्षेत्र के 7वें आकाश तक कदम रखने के लिए एक दिन का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसे पिछले 10 वर्षों को ध्यान में रखना था और उसने केवल आकाशीय क्षेत्र के छठे आकाश से आकाशीय क्षेत्र के 7वें आकाश तक कदम रखा। उन्होंने अतुलनीय रूप से गहरी नींव के बदले में अस्थायी विकास का त्याग किया था। अंत में इस समय उसके पास भरपूर फसल थी। यह अफसोस की बात थी कि उसने अभी अभी स्वर्ग के 7वें आसमान में कदम रखा था और वहां पहले से ही एक अवांछित मेहमान था जिसने उसे समेकित होने का समय नहीं दिया। नहीं तो वह और भी शक्तिशाली होता। उसके बगल में युवा कुनपेंग भी लगातार कुछ न कुछ बता रहा था। वह बीशान जू और भाई फैंग की ओर इशारा करता रहा, जैसे कि वह ये जीवेन से किसी बात की शिकायत कर रहा हो। इतने सालों के बाद ये जीवेन और यंग कुनपेंग को पहले से ही टेलीपैथिक कहा जा सकता था। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि यंग कुनपेंग पक्षी की भाषा में क्या कह रहा था, वह समझ सकता था कि इसका क्या मतलब है। उसने मोटे तौर पर बताया कि कैसे इन दो लोगों ने उसे निशाना बनाया। फिर उसने येक शिवेन से उनके अत्याचारों के बारे में शिकायत की। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसे उम्मीद थी कि येक शिवेन उसका बदला लेगी। यह ग्रेट बीस्ट टैमिंग आर्ट की असली शक्ति थी जो येमो ने उसे सिखाई थी। यह आध्यात्मिक पालतू जानवरों को अपने स्वामी को पहचानने की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह उनके स्वतंत्र विचारों को खोने का कारण नहीं बनेगा। यह भी कहा जा सकता है कि अपने स्वामी को पहचानने के अलावा आध्यात्मिक पालतू जानवरों और आध्यात्मिक पालतू जानवरों में कोई अंतर नहीं था। इस युवा कुनपेंग का जन्म अभी कुछ समय पहले ही हुआ था।
यह एक बच्चे की तरह था। इस समय यह स्पष्ट रूप से एक बच्चा था जो एक लड़ाई हार गया था और उनसे वापस पाने के लिए एक वयस्क की तलाश कर रहा था। ये ज़िवेन मुस्कुराया और ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वह यंग कुनपेंग के मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसके पैदा होने से पहले उसने ये परिवार के उच्च अधिकारी को यह बताने की हिम्मत भी नहीं की, इस डर से कि वह इसे सौंपने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता था कि कुछ उच्च अधिकारी स्थिति का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और चाहते हैं कि ये ज़िवेन इसे सौंप दें। अब जब वह फूट चुका था तो वह कुछ भी नहीं था। युवा कुनपेंग ने पहले ही अपने मालिक को पहचान लिया था और इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह इस बारे में भी बहुत स्पष्ट था कि यंग कुनपेंग दूसरों के लिए कितना आकर्षक है। एक बार खोजे जाने के बाद दूसरों द्वारा लक्षित होने से बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल एक दिन के बंद कमरे के प्रशिक्षण में उन्होंने वास्तव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी और इतनी परेशानी खड़ी कर दी। हालांकि वह पहले से ही तैयार थे। चूंकि उसने कुनपेंग को निकालने का फैसला किया था, इसलिए आने वाली परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने दो लोगों को देखा और ठंडेपन से मुस्कुराया। चूंकि इन मुसीबतों का होना तय था, तो वह इन दो लोगों के साथ शुरुआत करेगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों अब और जीना नहीं चाहते। तुमने मेरे गुप्त क्षेत्र को नष्ट कर दिया, ये ज़िवेन ने ठंडे भाव से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंबर 1 गुप्त क्षेत्र उनके हाथों नष्ट हो जाएगा। यद्यपि यह उसके हाथों से नष्ट नहीं हुआ था, स्वाभाविक रूप से उनके बीच के संबंध का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि आप वही हैं जो स्थिति को नहीं समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम दोनों कौन हैं? बीशन जू ने एक कदम आगे बढ़ाया और अशिष्टता से कहा। उसकी आंखें अभी भी पहले बहुत डरावनी थीं। उस शक्तिशाली शक्ति ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चला कि यह व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग के दायरे के केवल 7वें स्तर पर था। इससे उसे पूरी तरह राहत मिली। स्वर्ग के दायरे का मात्र 7वां स्तर अभी अभी टूटा था और अपने दायरे को स्थिर नहीं किया था। उसका उससे कोई मुकाबला ही नहीं था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। चूंकि तुम एक अवांछित अतिथि हो, तो जाने के बारे में मत सोचो, ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा। बीशन सू को अचानक लगा जैसे वह पागल होने वाला है। ये ज़िवेन बार बार नियमों से नहीं खेलता था, उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। बेशन कबीले भी प्राचीन बैरन्स महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। 100 कबीले गठबंधन में वे और भी अधिक शक्तिशाली थे। उनसे इतनी बेरुखी से बात करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। बीशान जू पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। उन्होंने सीधा हमला बोला। एक बड़ा हाथ थप्पड़ मारा और नीचे गिर गया। यह तुरंत एक बड़े हाथ में बदल गया और ये ज़िवेन की ओर लपका। इस बड़े हाथ ने महान पद के अनगिनत नियमों को संघनित और नृत्य किया। आप बीशान कबीले से हैं। ये ज़िवेन ने जल्दी ही पता लगा लिया कि हमले का यह तरीका बहुत जाना पहचाना था। यह पहली बार नहीं था जब उसने बीशान कबीले के विशेषज्ञों से लड़ाई की थी। विशेष रूप से बीशन कबीले के विशेषज्ञों द्वारा खेती की जाने वाली तकनीकें बहुत समान थीं, इसलिए उन सभी में एक समान आभा थी। ये ज़िवेन को विश्वास था कि वह गलत नहीं होगा। हालांकि वह बहुत हैरान भी था। यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि ये कबीले के लिए नंबर 1 गुप्त क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने इसे बाहरी लोगों के लिए खोले जाने के बारे में कभी नहीं सुना था। बीशन सू ने कैसे प्रवेश किया? क्या ऐसा हो सकता है कि 100 क्लैन एलायंस पूरी तरह से मानव क्षेत्र से टूट गया हो? इसके बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि यह असंभव है। आखिरकार, हालांकि मानव शक्ति का एक बड़ा हिस्सा दानव कबीले द्वारा वापस ले लिया गया था, अगर उन्होंने मानव जाति को कम करके आंका तो वे वास्तव में मर चुके होंगे। शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद मानव जाति के प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर खड़े होने और सबसे उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने का कारण सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास अधिक लोग थे। हालांकि यह उनके लिए बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। उन्होंने स्काई शेकिंग स्टाइल का उपयोग करते हुए अपनी उंगली को मौके पर इशारा किया। पूरा शून्य पागलपन से हिल रहा था, एक निश्चित आवृत्ति के अनुसार कंपन कर रहा था। कंपन के कारण होने वाली शक्तिशाली शॉकवेव तुरंत बह गई और बड़े हाथ से जमकर टकराए। बूम! सदमे की लहर लहरों की तरह बह गई, सीधे मौके पर बीशन जू के बड़े हाथ को चकनाचूर कर दिया। इंच दर इंच बिखर गया। बीशन जू अभी भी अविश्वास में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ का पूर्ण शक्तिशाली हमला उसके सामने स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक बच्चे द्वारा तोड़ा जाएगा। यह बस एक बड़ा अपमान था। आम लोगों की नज़र में स्वर्ग क्षेत्र के 7वें स्तर का एक विशेषज्ञ निस्संदेह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि उसके जैसे अधिपति की नज़र में वह कुछ भी नहीं था। वह उनके समान एक ही सांस में उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं था। इसलिए उन्होंने ये ज़िवेन की खेती की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन शुरू से ही उसे इतनी ताकत दिखा देगी।
और ये जीवेन की उंगली उसके बड़े हाथ को तोड़ने के बाद बिजली की गति से सीधे उसके सिर पर जा लगी। उसकी गति में कोई कमी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके पूरे सिर को फोड़ने वाला है। तुम मौत को दावत दे रहे हो, इतना घमंडी मत बनो। आज मैं तुम्हें हमारे बीशान कबीले की सच्ची गुप्त कला दिखाऊंगा। बेशन जू ने उपहास किया और उसके शरीर पर सभी क्यूई फैलने लगे। शून्य में कंपन होने लगा। ट्रू एसेंस शून्य में तलवार की रोशनी से भरे आकाश में बदल गया और तलवार की रोशनी शून्य में स्वॉर्डवे की एक विशाल नदी में संघनित हो गई। तलवार की रोशनी के चारों ओर लिपटे हुए कानून, जिससे यह और भी भयानक लग रहा था। तलवार की रोशनी में से प्रत्येक दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से बहुत से एक ही समय में संघनित थे। मैं आपको हमारे बीशन कबीले की तलवार सिद्धांत गुप्त कला त्यानयुवान तलवार तकनीक की शक्ति देखने दूंगा। वह चिल्लाया और तलवार के रास्ते की नदी ने शून्य को चकनाचूर करते हुए अद्वितीय शक्ति के साथ सीटी बजाई। तलवार के रास्ते की नदी की शक्ति के सामने अंतरिक्ष की शक्ति इतनी नाजुक लग रही थी। यह पूरी तरह से ढह गया और यह थोड़ी देर तक टिकने का प्रबंध भी नहीं कर पाया। ये जीवेन ने त्यानयुवान तलवार तकनीक को सीटी बजाते हुए देखा और वह पीछे हटता रहा। वैसे भी नंबर 1 गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसे अब परवाह नहीं थी कि इस जगह का क्या होगा। उन कुछ ड्रैगन वेन्स को पहले से ही त्यानयुवान मिरर में संग्रहित किया गया था। उसने एक बचने वाली रोशनी पर कदम रखा और उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई, लेकिन यह तलवार की रोशनी एक छाया की तरह एक अनूठा गति के साथ उसका पीछा करती थी। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये एक शिवेन को मार नहीं देता। यह बेकार है, तुम चाहे कहीं भी भागो, तुम मेरी तलवार से बच नहीं पाओगे। यहाँ तक स्वर्ग के अंत क्षेत्र का विशेषज्ञ भी मेरी तलवार से भारी रूप से घायल हो जाएगा। स्वर्ग के अंत क्षेत्र की केवल 7वीं परत को आपकी तरह छोड़ दें। क्या मजाक है, बीशान जू चिल्लाया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपकी तलवार तकनीक के लिए कुछ नहीं कर सकता? ये जीवेन की ठंडी आवाज आई। वास्तव में हास्यास्पद व्यक्ति आप हैं। तुम हंसने योग्य हो। ये जीवेन की आवाज इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक से रेंग कर बाहर आ गया हो। इस समय बेशन जू सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था। बीशानसू, सावधान रहो। वह समय के लिए रुक रहा है और अपने दायरे को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस समय भाई फैंग, जो उनके बगल में थे, की उच्च साधना थी। उसने वास्तव में एक शिवेन के इरादों को देखा और महसूस किया कि एक शिवेन अपने दायरे को स्थिर करने के लिए समय के लिए रुक रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उसके दायरे को स्थिर करना और उसके दायरे को स्थिर न करना दो पूरी तरह से अलग अलग मामले थे। अपने दायरे को स्थिर करना, जब वह मुझसे लड़ रहा होता है तो उसके पास वास्तव में इस बात की परवाह करने का समय होता है। मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया है, बीशन जू ने गर्व से कहा। बीशन कबीले के शीर्ष प्रतिभा के रूप में वह स्वर्ग के पैरागॉन दायरे में थे। वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी एक अधिपति था। युवा पीढ़ी के बीच उनकी स्थिति अकल्पनीय थी। यही कारण भी था कि उनका इतना अहंकारी व्यक्तित्व था। यह पहले से ही काफी अच्छा था कि वह विचलित नहीं हुआ। इस समय ये जीवेन ने वास्तव में उससे लड़ते हुए अपने दायरे को स्थिर करने की परवाह करने की हिम्मत की। उसने तलवार की रोशनी की लंबी नदी को ये जीवेन का पीछा करने के लिए निर्देशित किया, जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। एक साधारण व्यक्ति तलवार की रोशनी की गति का मुकाबला कैसे कर सकता है? हालांकि ये जीवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसके पास शैतान पंख थे। भले ही उसने अपने शैतानी पंख न फैलाए हों, फिर भी उसकी चपलता तकनीक की गति अद्भुत थी। इस समय उसने आखिरकार हमला किया। एक बड़ा हाथ फैला और एक अजगर के पंजे में बदल गया। ग्रेट ड्रैगन कैप्चर तकनीक। एक जोर की दहाड़ के साथ उसने अपने विशाल हाथ से तलवारबाजी की लंबी नदी को पकड़ लिया। बूम! जोरदार धमाका हुआ। विशाल हाथ और तलवार की रोशनी के बीच नदी हिंसक रूप से टकरा गई। बेशन कबीले की स्वर्गीय मूल तलवार कला वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। यह इतना भयानक था कि यह दुनिया को तबाह कर सकता था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी ये जीवेन थे। साधारण लोग तलवार की रोशनी को पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन ये जीवेन ने किया। एक बड़े विस्फोट के साथ तलवार की रोशनी की पूरी नदी कांच की तरह बिखरने लगी। वह थोड़ा थोड़ा करके बिखर गया। फिर डोमिनोज की तरह एक पल में सब कुछ ढह गया। बेशन जू को अचंभित कर दिया गया और उसका शरीर बार बार पीछे हट गया। अनगिनत स्वॉर्ड लाइट्स उसके सामने ढह गईं और वह केवल बेबसी से देख सकता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। अनगिनत स्वॉर्ड लाइट्स उसके सामने ढह गईं और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। यह कैसे संभव है? मेरी त्यानयुवान तलवार तकनीक को लंबे समय से पूर्णता की स्थिति तक विकसित किया गया है। यहाँ तक यदि वे इसकी चपेट में आते हैं तो एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी भारी रूप से घायल हो जाएगा। वे मर भी सकते हैं। इसे इस तरह एक बववा द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता है? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक शिवेन से सिर्फ एक चाल में हार गया था।
लेकिन इस समय हैरान होने का अच्छा समय नहीं था। इस समय येकशिवेन सीधे ऊपर चली गई। मरना। येकशिवेन ने जोर से दहाड़ लगाए। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी बिजली की तरह था और वह सीधे बीशानजू के सामने दौड़ पड़ा। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और तुरंत पूरा आकाश उंगली छाया से भर गया। बीशानजू स्पष्ट रूप से जानता था कि इनमें से केवल एक उंगली छाया वास्तविक थी, लेकिन ऐसा हुआ कि इस असली उंगली छाया में एक स्वर्ग कंपाने वाली आभा थी जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया, जिससे वह बिल्कुल भी असमर्थ हो गया। एक भयानक दृढ़ता से उस पर बंद हो जाएगा। येजिवेन के पीछे अंतहीन ची दिखाई दी और आकाश उससे भर गया। इसने अंतहीन कानूनों में हस्तक्षेप किया। एक बार जब उसने हमला किया तो यह एक बड़ी हत्या की चाल थी और वह बीशानजू को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। आप मुझे इस कदम का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए पहले से ही बहुत अच्छे हैं। बीशानजू ने उपहास किया और अचानक शांत हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आभा अचानक बढ़ गई। उसका पूरा शरीर एक प्रकार की रंगीन रोशनी से ढका हुआ था और वह राजा के वस्त्र में बदल गया। उसका पूरा व्यक्तित्व एक देवता बन गया था और उसका शरीर आकार में दोगुना हो गया था। उसका पूरा व्यक्तित्व असामान्य रूप से ठंडा और भावहीन हो गया। बूम! येजिवेन की उंगली नीचे की ओर इशारा कर रही थी और यह वास्तव में बीशानसू के शरीर पर रंगीन रोशनी से नष्ट हो गई थी। बस एक पल में यह बिना किसी निशान के गायब हो गया और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। यह है। येजिवेन की आंखें कुछ आश्चर्य से चमक उठीं। वह एक या दो बार से अधिक बार बीशान कबीले के आकाओं से लड़ चुका था, लेकिन उसने इस चाल को कभी नहीं देखा था। आप पहले से ही मुझे रंगीन स्काई आर्मर का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे रंगीन स्काई आर्मर के सामने कोई भी संयोग से नहीं बच सकता है। बीशानजू ने येकशिवेन को उदासीनता से देखते हुए कहा। उसका पूरा शरीर रंगीन रोशनी में पूरी तरह से दब गया था और वह स्पष्ट रूप से एक राक्षस की तरह लग रहा था। रंगीन स्काई आर्मर। उन्होंने वास्तव में रंगीन स्काई आर्मर में महारत हासिल की। ये कून की आंखें आश्चर्य और संदेह से भरी थीं। वरिष्ठ भाई ये कून, रंगीन आकाश कवच क्या है? हमने इस तरह की मार्शल आर्ट वाले बीशन कबीले के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? किसी ने पूछा। द कलरफुल स्काई आर्मर बीशन कबीले की अनूठी मार्शल आर्ट में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह एक तरह की विशेष काया है जो अपने कबीले के सबसे कीमती खजाने, रंगीन दिव्य वस्त्र को शरीर में शामिल करती है। यह रक्त रेखा से जुड़ा होता है और एक विशेष काया में संघनित होता है। यह उन सहज शरीरों से तुलनीय है जो अत्यंत अत्याचारी हैं। ये कून ने कहा, इस पीढ़ी में मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जिसने वास्तव में इसमें महारत हासिल की हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीशानजू वास्तव में इसमें महारत हासिल कर लेगा। सच्चाई काफी गहरी छिपी हुई है। इस तरह का रंगीन आकाश कवच एक प्रकार की जादुई शक्ति है और ताकत में बहुत सुधार होगा, और सबसे भयानक बात यह है कि यह शक्ति रंगीन दिव्य वस्त्र द्वारा प्रदान की जाएगी। जब तक पर्याप्त स्पिरिट क्रिस्टल हैं, आप अजेय हो सकते हैं। इसे शारीरिक तड़का लगाने का एक बहुत ही भयानक तरीका कहा जा सकता है। ये कून ने कहा। इस मामले में येजिवेन खतरे में है। इस समय येसुए अंत में कहने से खुद को रोक नहीं सकी। वह अभी भी अपने दोस्त की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मुझे डर है कि इस बार येकशिवेन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई खतरा है तो मैं भी कार्रवाई करूंगा। हालांकि मैं येकशिवेन से निपट लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बीशानसुए की हरकत नहीं देख सकता अभिमानपूर्वक हमारे ये कबीले में। ये कून ने कहा। जब सभी ने यह सुना तो उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। अगर ये कून ने ऐसा कहा तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा उनके लिए चिंतित होना बेकार था। इस स्तर की लड़ाई में वे भाग नहीं ले सकते थे। येजिवेन, आकाशीय क्षेत्र का मात्र 7वां आकाश, वास्तव में दिव्य क्षेत्र के स्वामी के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। वह बस एक अभूतपूर्व राक्षस था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा राक्षस वास्तव में ये परिवार में दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरकार यह ये कबीले का क्षेत्र था। वे पुराने राक्षस बीशानजू और अन्य लोगों को गुस्ताखी से कैसे देख सकते थे? उसी समय स्वर्गगुप्त दायरे की गहराई में कई पुराने राक्षस भी चर्चा में थे। 7 रंग के स्वर्गीय कवच, उसने इस जादुई शक्ति में भी महारत हासिल कर ली है। बीशानजू नाम के इस व्यक्ति, मुझे डर है कि बीशान कबीले में उसकी स्थिति कम नहीं है। भविष्य में उसे कबीले की स्थिति संभालने की भी उम्मीद है। नेता, अब जब बड़ी आपदा आ रही है, जीनियस गीजे की तरह हैं। न केवल हमारे मानव कबीले, बल्कि हमारे ये कबीले में भी कई जीनियस हैं। यहाँ तक अन्य कुलों में भी अनगिनत जीनियस हैं। इस तरह मैं चिंतित हूं कि जब सचमुच बड़ी विपत्ति आएगी तो वह भयानक विपत्ति होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मानव कबीला अनगिनत वर्षों पहले से अलग है। हमारी नींव स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से गहरी है। इसके अलावा इस वजह से क्या हम बूढ़े लोग भी एक के बाद एक दायरे से नहीं टूट गए? पक्ष और विपक्ष हैं मिश्रित। यह जरूरी नहीं कि अच्छा या बुरा हो।
देखना जारी रखें। क्या यह बच्चा भी हमारे ये वंश का है? मैं वास्तव में उसे नहीं जानता। मुझे लगता है कि हर बार जब मैं बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से जागता हूं तो हमारे ये क्लान से बड़ी संख्या में प्रतिभाएं दिखाई देंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, महत्वपूर्ण क्षण में मैं बाद में कार्रवाई करूंगा। हम बीशान कबीले के लोगों को अपनी तरफ अहंकारी नहीं होने दे सकते। लेकिन क्या चल रहा है? गुप्त दायरे नंबर 1 को बाहरी लोगों के लिए कभी नहीं खोला गया है। इस बार इसे क्यों खोला गया और लोगों के एक समूह को अंदर जाने दिया गया? समय आने पर मैं स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। और इस समय क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। मूल रूप से ये जिवेन का पलड़ा भारी था। इस समय ऐसा लग रहा था कि स्थिति उलट गई थी। बेशनजू के शरीर से 7 रंगों के प्रकाश की परतें निकलती हैं। प्रकाश के घेरे लहरों की तरह बह गए, पहाड़ के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये जिवेन के कपड़े हवा में लहरा रहे थे और सूक्ष्म हवा उसे दर्द का एहसास करा रही थी। 7 रंगों वाले स्वर्गीय कवच को बुलाने के बाद बीशनजू के पूरे शरीर की शक्ति आसमान छू गई। एक भूत की तरह उसने ये शिवेन के पास कदम दर कदम संपर्क किया। हर कदम स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है, और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उबलते पानी उबलने जैसी थी। इस रहस्यमयी 7 रंगों के प्रकाश के नियंत्रण में ऐसा लगता था कि उसने एक डोमेन खोला है, और वह इस डोमेन में एकमात्र सम्राट था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बीशनजू के शरीर की आभा अधिक से अधिक अत्याचारी होती गई और अधिक से अधिक स्थिर भी। एक शक्तिशाली आभा जो आकाशीय क्षेत्र के अधिपति से संबंधित थी, ने ये जिवेन को मजबूती से दबा दिया, जैसे कि उसे पूरी तरह से कुचलकर मार डालना हो। ये जिवेन निश्चल खड़ी रही। उसका कद भाले के समान सीधा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा कैसे चलती है या बारिश कैसे गिरती है, वह जरा भी नहीं हिलता। उससे ज्यादा पीछे नहीं। कुनपेंग भी इस तरह का दबाव महसूस करते दिखे। इसने आकाश में बेशनजू की ओर इशारा किया और पक्षी की भाषा में शाप दिया। बूम! इस समय बेशनजू अंत में चले गए। वो सीधे मुद्दे पर गया और सीधे ये शिवेन को अपनी हथेली से पकड़ लिया। वह ये शिवेन को मौत के घाट उतारना चाहता था। उनकी युद्ध क्षमता में अचानक काफी सुधार हो गया था। एक पल पहले की तुलना में यह बस अतुलनीय था। अचानक ये जिवेन ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में रोशनी की 2 किरणें दिखाई दीं। यह 7 रंगों वाला दिव्य वस्त्र है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 रंगों वाले दिव्य वस्त्र का ऐसा उपयोग होगा, और यह 7 रंगों वाले स्वर्गीय कवच में भी विकसित हो सकता है। ये जिवेन ने आश्चर्य से कहा। वह 7 रंगों वाले दिव्य वस्त्र को कैसे नहीं देख सकता था? बीशन कबीले के कई उच्च स्तरीय सदस्यों के पास 7 रंग के दिव्य वस्त्र भी थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इतने शानदार स्तर पर 7 रंग के दिव्य वस्त्र का उपयोग करते नहीं देखा था। बेशनजू की तुलना में पिछले बेशनजू, नॉर्थ माउंटेन लिंग और अन्य बस कचरा थे। बीशनजू की पकड़ और करीब आ रही थी, और इस समय ये जिवेन आखिरकार आगे बढ़ गई। वह एक हाथ से भी पहुंचा जो एक राक्षसी अजगर के पंजे में बदल गया। यह ऐसा था मानो उसने आकाश और सूर्य को ढांक लिया हो और वह सीधे बाहर निकल आया हो। एक बेहोश अजगर की दहाड़ सुनी जा सकती थी। क्या आपको लगता है कि मैं अब भी पहले जैसा ही हूं? आप मुझे इस तरह की चाल से रोकना चाहते हैं? बीशानजू ने ठंडेपन से सूंघा। वज्र की तरह उसने सभी दिशाओं में कदम रखा और अपनी ताकत बढ़ा दी। उनके बड़े हाथ में अनगिनत मार्शल आर्ट मैनुअल थे और अंतहीन मार्शल आर्ट रहस्य उसमें घूम रहे थे। यह उनकी मार्शल आर्ट इच्छा का अवतार था। बूम! यह एक और धरती को झकझोर देने वाली टक्कर थी। यह एक असाधारण भयानक टक्कर थी। 2 विशाल हाथ शून्य में जमकर टकराए। प्रकाश की अंतहीन रंगीन किरणें और सुनहरी रोशनी शून्य में फूट पड़ी। प्रकाश की प्रत्येक बूंद पूरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकती है। यद्यपि मानव गुप्त क्षेत्र को सुदृढ़ किया गया था, यह निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र की ऐसी लड़ाई का सामना नहीं कर सकता था। ये फैमिली में भी इस स्तर के कई विशेषज्ञ नहीं थे। ह्यूमन सीक्रेट दायरे की तो बात ही छोड़िए। नंबर 1 गुप्त क्षेत्र जनता के लिए खुला नहीं था। यदि लड़ाई पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी, तो इसका मतलब था कि दुश्मन ने ये परिवार को पूरी तरह से हरा दिया था। अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र ढह गया। दोनों कुछ कदम पीछे हटे। वे वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे और वे एक दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं थे। समान रूप से मिलान किए गए। बीशनजू को अचानक थोड़ा अविश्वसनीय लगा। समान मिलान? यह समान रूप से कैसे मेल खा सकता है? रेनबो हेवनली आर्मर का उपयोग करने के बाद मेरी ताकत थोड़ी से अधिक बढ़ गई। अभी इसके बारे में भूल जाओ। वह अभी भी मेरे साथ समान रूप से कैसे मेल खा सकता है? उसकी ताकत वास्तव में बढ़ गई है। इस समय उन्हें अचानक इस समस्या का एहसास हुआ। अभी की तुलना में येकशिवेन की ताकत जाहिर तौर पर जबरदस्त रूप से बढ़ गई थी। अभी उसने येकशिवेन को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उसने येकशिवेन के बदलावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने वास्तव में इसे महसूस करने के लिए अपना दिल लगाया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि येकशिवेन की आभा वास्तव में हर समय बढ़ रही थी। हालांकि हर सेकंड में इस तरह की वृद्धि बहुत स्पष्ट नहीं थी,
लेकिन जमा होने पर यह काफ़ी विचारणीय थी और उसने वास्तव में इसे अभी बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। या शायद, जैसा कि भाई फैंग ने कहा, ये ज़िवेन लगातार अपने दायरे को मजबूत कर रहा था। दूसरे शब्दों में, यह ये ज़िवेन की सबसे मजबूत लड़ाई वाली स्थिति नहीं थी। वह अब भी मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। वह कभी नहीं जान पाएगा कि एक शिवेन इस सफलता के लिए कितने समय से तैयारी कर रही थी। वह 10 साल से तैयारी कर रहा था। इससे उनकी नींव असाधारण रूप से गहरी हो गई थी। उनके लिए सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल था। हालांकि सफलता मिलने के बाद वह अकल्पनीय रूप से अत्याचारी हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में वह नहीं जानता था कि उसने ड्रैगन वेन से कितना ड्रैगन क्यूई और स्पिरिट क्यूई ग्रहण किया था। उसकी नींव इतनी गहरी थी कि वह भी उसका पता नहीं लगा सका। ये ज़िवेन की आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। बेशन ज़ू के हमले की पहली लहर को पीछे धकेलने के बाद उसका शरीर 7 रंगों के प्रकाश से चमकने लगा। उनके शरीर पर 7 रंग का दिव्य वस्त्र प्रकट हुआ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास 7 रंग का दिव्य वस्त्र है, लेकिन मुझे इस तरह के परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी। असंभव, तुम्हारे पास 7 रंगों का लबादा कैसे हो सकता है? बीशन सू ने अविश्वास से कहा। अचानक उसे होश आया। उसे अचानक कुछ याद आया। ये परिवार में 7 रंगों का दिव्य वस्त्र है। आप ये ज़िवेन हैं, आप ये ज़िवेन हैं। उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय यही एकमात्र संभावना थी। 7 रंग का दिव्य वस्त्र जो एक बार पीछे रह गया था। उनके शब्दों ने तुरंत भाई फीनिक्स का ध्यान आकर्षित किया। भाई फीनिक्स मूल रूप से अपेक्षाकृत इत्मीनान से दोनों के बीच लड़ाई देख रहे थे। हालांकि जब उसने ये ज़िवेन का नाम सुना तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मानो उसने कुछ सोचा हो। उसकी निगाहें किसी खूंखार जानवर की तरह थीं। एक पल में उसने ये शिवेन को देखा। अगर उसकी निगाहें पहले युवा कुनपेंग पर थीं, तो अब उसका ध्यान पूरी तरह से ये ज़िवेन पर था। इसके विपरीत युवा कुनपेंग, जो पहले बहुत चिंतित थे और जीतने के लिए दृढ़ थे, अचानक उनका ध्यान आकर्षित करने का कोई तरीका नहीं था। ये ज़िवेन, वह ये ज़िवेन है। उसने ये शिवेन को अपनी आंखों में एक अकथनीय रोशनी के साथ देखा। दूसरी तरफ बीशान सू ने अंत में यह महसूस करने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये शिवेन की आभा अभी भी बढ़ रही थी और उसकी ताकत में लगातार सुधार हो रहा था। वो ये शिवेन को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दे सकता था, अन्यथा समय आने पर वो ये शिवेन को पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं हो सकता था। इस समय उसने जोर से गर्जना की। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। वह, जो 7 रंगों के स्वर्गीय कवच पहने हुए था, पहले से कहीं अधिक अत्याचारी था। उसका सारा शरीर विध्वंसक शक्ति से प्रस्फुटित हो उठा। एक सांस में एक अत्याचारी तलवार की रोशनी ने आकाश को भेद दिया और ये ज़िवेन पर झपटते हुए सीधे 9वें स्वर्ग में चली गई। मेरे लिए तोड़ो, ये शिवेन जोर से चिल्लाए और निडर होकर आगे बढ़ी। यह उल्लेख करने की बात नहीं है कि वह पहले से ही महान उपलब्धि क्षेत्र के अत्याचारी शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसने 7 रंग के दिव्य वस्त्र भी पहने हुए थे। यह सबसे अच्छा बचाव था। उसने सीधे अपना बड़ा हाथ फैला दिया और सभी दिशाओं को दबा दिया। उसके हाथ की हथेली में अनंत कानून उमड़ रहे थे। यह मार्शल आर्ट की उनकी समझ थी और उन्होंने तलवार की रोशनी को मौके पर ही दबा दिया। बूम! एक भयानक विस्फोट के बाद विस्फोट से पूरा शून्य ढह गया। ये ज़िवेन के हाथ में भयानक शक्ति पूरी तरह से उबल रही थी, लेकिन उसका बड़ा हाथ एक विशाल पिंजरे की तरह था, जिसमें पूरी तरह से भयानक शक्ति उसके हाथ में थी। रिसाव का कोई निशान नहीं था। अत्यंत शक्तिशाली। क्या मैंने इसे गलत देखा है? ये ज़िवेन वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को चुनौती दे सकता है। यह बीशन ज़्यू पहले से ही बीशन कबीले की युवा पीढ़ी का सबसे अच्छा है, लेकिन ये ज़िवेन के सामने, जो स्वर्ग के दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच गया है, वह थोड़ा सा भी फायदा नहीं उठा सकता है। ये ज़िवेन बहुत शक्तिशाली है। गुप्त क्षेत्र में हर कोई पूरी तरह से चौंक गया, जैसे कि उन्होंने सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। विशेष रूप से जो लोग बीशन ज़ू के साथ आए थे, यह और भी अकल्पनीय था। वे बीशन ज़ू की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यह भी कहा जा सकता है कि उनके दिलों में बीशन ज़ू एक पौराणिक देवता की तरह था और उसे हराना किसी के लिए भी असंभव था। यहाँ तक भाई फैंग, जिनका बीशन ज़ू बहुत सम्मान करते थे, उन्होंने भी इसे दिल पर नहीं लिया। उन्हें केवल यही लगा कि उनकी पहचान के कारण बीशन ज़ू को उनका इतना सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं था कि बीशन ज़ू किसी से कमतर था। लेकिन अब यह ये ज़िवेन, जो अचानक ये कबीले से प्रकट हुआ, वास्तव में बहुत अद्भुत और भयानक था। आखिरकार उन्हें अपनी धूल भरी यादों से ये शिवेन की प्रतिष्ठा का पता चल गया, लेकिन बस इतना ही था। ये ज़िवेन की किंवदंती अभी भी थी कि कैसे उन्होंने बहुत समय पहले स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर के एक विशेषज्ञ को हराया था। मौजूदा स्थिति क्या थी, कोई नहीं जानता था। ये ज़िवेन लंबे समय तक बाहर नहीं आया, लेकिन जब उसने किया तो उसने एक शानदार करतब से पूरी दुनिया को चौंका दिया। बीशान सू की अभिव्यक्ति अचानक थोड़ी बदल गई। उसका आक्रमण पूरी तरह से दबा दिया गया था, या यूं कहें कि उसका आक्रामक पूरी तरह से भारी लाभ नहीं बना सका। ये शिवेन के सामने यह पूर्ण दमन प्रभाव नहीं बना सका।
और उसके सोचने के लिए इंतजार किए बिना येज़िवेन की आक्रमण की अगली लहर एक पल में बह गई थी। उसका बड़ा हाथ सीधे आसमान से बह गया। इस बड़े हाथ में तलवार की तकनीक, मुट्ठी की तकनीक और हस्तरेखा की तकनीक थी। यह एक मार्शल आर्ट मास्टर की तरह सर्वव्यापी था और बीशानजू की ओर जमकर दबाव डाला। बेशिनजू की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। बजना, उसके हाथ में एक लंबी तलवार तुरंत आकार में घनीभूत हो गई और फिर बिजली की गति वाली यह लंबी तलवार येज़िवेन के बड़े हाथ की ओर जा गिरी। भाई फैंग ने येज़िवेन की आकृति को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। ऐसा लगता है कि हस्तक्षेप करने या न करने में झिझक रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह कोई फैसला कर पाता, येज़िवेन पहले ही बीशानसू से लड़ चुका था। येज़िवेन का बड़ा हाथ और बीशिनसू की तलवार की रोशनी, त्यानयुआन तलवार तकनीक, अंत में एक साथ टकराए और एक चौंकाने वाला विस्फोट तुरंत बह गया। केंद्र के रूप में दोनों के साथ 1000 मील के दायरे के भीतर का स्थान पूरी तरह से पाउडर में बदल गया था और यहां तक दूर के स्थान में भी दरारें दिखाई दे रही थीं। दोनों के बीच लड़ाई के बाद की ताकत स्पष्ट थी। येज़िवेन 5 कदम पीछे हट गया था, लेकिन बीशानजू 6 कदम पीछे हट गया था। इतने कम समय में दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर में एक बार फिर नाटकीय बदलाव आया। वे पहले समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन अब येज़िवेन ने बढ़त हासिल कर ली थी और यह सब कुछ ही समय में हुआ था। येज़िवेन की आभा अभी भी लगातार बढ़ रही थी। 10 वर्षों का संचय इस समय पूरी तरह से प्रकट हो गया था, इसलिए भले ही वह दिव्यलोक के 7वें स्तर में प्रवेश कर गया था, वह रुका नहीं। इसके विपरीत उसके शरीर में अनगिनत वास्तविक तात्विक ऊर्जा अभी भी लगातार खंगाल रही थी, उसे आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक धकेल रही थी। लेकिन इसके लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए उसकी ताकत में लगातार सुधार हो रहा था। थोड़ा थोड़ा करके वह मजबूत होता जा रहा था। विशेष रूप से दोनों के बीच की लड़ाई ने येज़िवेन के शरीर में ऊर्जा के शोधन को तेज कर दिया था। अब येज़िवेन का शरीर एक खाली पूल की तरह था, पागलपन से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, पूल को भर रहा था। हालांकि त्यानयुआन मिरर में कई ड्रैगन नसें थीं, इसलिए उसे फिर से भरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होने का डर नहीं था। ड्रैगन नसों के अस्तित्व के कारण ही येज़िवेन को बाहरी ऊर्जा अवशोषण पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हालांकि वह लगातार टूट रहा था, बाहरी दुनिया के लिए आंदोलन बहुत छोटा था। यहां तक बीशानसू, जो उसके साथ सीधे लड़ रहा था, को भी इस समय बमुश्किल पता चला था कि येज़िवेन वास्तव में लगातार मजबूत हो रहा था। उसने अभी तक पूरी तरह से अपने दायरे को समेकित नहीं किया था। दूसरों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक दिव्य क्षेत्र से नीचे के लोगों को भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। वे अभी भी यह नहीं समझ पाए थे कि येज़िवेन और बीशिनसू पहले कैसे समान रूप से मेल खाते थे। इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है। अचानक येज़िवेन का पलड़ा भारी हो गया। जबकि हर कोई अभी भी हैरान था, येज़िवेन पहले ही अधीरता से आगे बढ़ चुकी थी। पेंग पेंग पेंग, एक पल में दोनों पक्ष सैकड़ों हजारों बार भिड़ गए। उन्होंने बिजली की तरह हमला किया, तेज तेज तेज। उनकी युद्धक शक्ति पहले ही स्वर्ग क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में उन्हें एक पीढ़ी के अधिपति कहा जा सकता है। भयानक दृश्य के कारण ये परिवार के प्रतिभावान लोगों के चेहरे राख जैसे सफेद हो गए। हालांकि वे जानते थे कि मुख्य परिवार में कई दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने कभी भी दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का हमला नहीं देखा था। इसके अलावा वे सब बाहर चले गए। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति और सीमा प्रारंभिक स्वर्ग क्षेत्र तक ही सीमित थी, उनके लिए यह पहले से ही एक ईश्वर जैसा अस्तित्व था जिसे उन्हें देखना था। हर बार जब वे मारपीट करते थे तो शून्य टूट जाता था। जिस गति से उन्होंने मारपीट की, उसके कारण शून्य के पास खुद को ठीक करने का समय नहीं था। नतीजतन उनके आदान प्रदान की सीमा के भीतर शून्य लगातार बिखरने की स्थिति में था। भीतर से कोहराम मच गया। भयावह शॉकवेव्स मंडलियों में बह गईं, अपने साथ एक भयावह शक्ति लेकर आई जिसने उस क्षेत्र को घेर लिया। येज़िवेन की आभा कम नहीं हुई और जितना अधिक उन्होंने संघर्ष किया, वह उतना ही मजबूत होता गया। वरिष्ठ भाई ये कुंग, यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या वरिष्ठ भाई येज़िवेन ठीक रहेंगे? आखिरकार वह स्वर्ग क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूं, स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ से लड़ना इसके लायक नहीं है, किसी ने पूछा। इस समय स्वर्ग क्षेत्र के कुछ ही विशेषज्ञ युद्ध की सटीक स्थिति देख सकते थे। वे थोड़ा देख सकते थे, लेकिन उन्हें प्रतिक्रिया के लिए समय चाहिए था। बहुत से लोग चिंतित थे कि येज़िवेन अपने आप को रोक नहीं पाएगी। आखिरकार सभी की धारणा में दिव्य क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के बीच का अंतर बिल्कुल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। यह छठे दिव्य क्षेत्र में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराने वाली येज़िवेन की भावना से पूरी तरह से अलग था। हालांकि यह चौंकाने वाला था, फिर भी यह हर किसी की समझ के दायरे में था। अब यह वास्तव में सभी की समझ की सीमा को पार कर चुका था। उसकी ताकत पूरी है। ये कुंग ने येज़िवेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। मूल रूप से उसने सोचा था कि येज़िवेन उनके द्वारा बहुत पीछे छोड़ दिया गया था।
अब तक उसके स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने की कोई खबर नहीं आई थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसने येक्षिवेन को कमाका था। वास्तव में सभी ने येक्षिवेन को कमाका था। सेलेस्टियल दायरे तक पहुंचने वाली उनकी युद्धक शक्ति के साथ ये परिवार और यहाँ तक कि मानव जाति में उनकी स्थिति पूरी तरह से अलग थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसने यह कैसे किया, यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। उन लोगों की नज़र में जिन्होंने दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, वास्तव में इस लड़ाई में बीशांसु का पलड़ा भारी था। बीशांसु आराम से थी जबकि येज़िवेन पागलों की तरह थी। आम लोगों की नज़रों में येज़िवेन आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को चुनौती दे रही थी। अगर वह पागल नहीं होता तो विरोधी के हमले को कैसे रोक पाता? वे पागल हुए बिना राक्षस न बनने के सिद्धांत को भी समझ गए। यदि उन्हें एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था तो उनकी सबसे अधिक समान मानसिकता होगी। हालांकि ये कून जैसे गुरु की नज़र में यह पूरी तरह से अलग कहानी थी। येज़िवेन की प्रभावशाली आभा एक इंद्रधनुष की तरह थी और उसकी ताकत हर मिनट और सेकंड में बढ़ रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसने बीशांसु को पूरी तरह से दबा दिया था। बीशांसु आराम से लग रहा था, लेकिन उसकी आक्रामक शक्ति एक निश्चित सीमा के भीतर दबा दी गई थी, बाहर फैलने में असमर्थ थी। येज़िवेन बहुत चिंतित लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह वही था जिसने वास्तव में पहल की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, येज़िवेन की आभा बढ़ती रही और उन्होंने पहल को पूरी तरह से समझ लिया। अविश्वसनीय, उसने वास्तव में अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए बीशांसु का इस्तेमाल किया। ये कून ने अविश्वास में कहा। उसने धीरे धीरे और अंत में देखा कि येज़िवेन खुद को दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्धक शक्ति से परिचित कराने के लिए बीशांसु का थोड़ा थोड़ा उपयोग कर रहा था। यह शक्ति के उन सभी स्तरों को पूरी तरह से पार कर गया जिनसे वह पहले संपर्क में आ सकता था। यहाँ तक येज़िवेन जैसा राक्षसी व्यक्ति भी इस स्तर की शक्ति को एक बार में नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने वास्तव में बीशांसु को अपने अभ्यासी साथी के रूप में इस्तेमाल किया। यह सोचकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को अभ्यासी साथी के रूप में उपयोग करते हुए कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? यह उल्लेख करने की बात नहीं कि कितने लोग इसे कर सकते थे, कितने लोगों ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत की, यह एक बड़ी समस्या थी। क्या असंभव? इस तरह की लड़ाई में येज़िवेन वास्तव में अपनी ताकत का परीक्षण कर रहा है। अगर ऐसा है तो यह बहुत डरावना है। किसने सोचा होगा कि येज़िवेन, जिसके पास 10 साल से कोई खबर नहीं थी, अचानक इतनी डरावनी हो जाएगी? यह अविश्वसनीय है। बहुत से लोग तुरंत चौंक गए। यदि यह कोई और होता जिसने यह कहा होता तो वे स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह कहा वह ये कून था जो दिव्य क्षेत्र का अधिपति था। बकवास, यह कैसे संभव है? बीशांसु की ताकत शानदार है और वह दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपकी येज़िवेन अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के लिए किस तरह की दुष्ट पद्धति का उपयोग करती थी, लेकिन दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को चुनौती देने के लिए वह लंबे समय तक टिके रहने की उम्मीद कैसे कर सकता है? जब तक समय बीतता है वह दुष्ट तरीका टूट जाएगा और फिर वह मर जाएगा। बीशांसु द्वारा लाए गए कुछ विशेषज्ञों ने इस पर विश्वास नहीं किया, या यूं कहें, इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। इन लोगों का सामना करते हुए ये कून एक और शब्द कहने की जहमत नहीं उठा सकता था। गर्मी के कीड़े बर्फ के बारे में बात नहीं कर सकते। इन लोगों को क्या पता? केवल ये कून ही नहीं बल्कि भाई फैंग भी, जिनके चेहरे पर तिरस्कार था। ऐसा लग रहा था कि वे येज़िवेन को अपनी आंखों में एक अजीब नज़र से देख रहे थे। यह बच्चा सरल नहीं था और जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक अत्याचारी था। रेनबो हेवनली आर्मर का इस्तेमाल करने वाले बीशांसु की युद्धक ताकत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। हालांकि यह उसके स्तर जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इसे कमज़ोर भी नहीं माना जा सकता था। अंत में वह एक निश्चित सीमा के भीतर पूरी तरह से येज़िवेन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और बहुत बुरी तरह से लड़ा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो आम लोग कर सकते थे, लेकिन वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, बल्कि और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। ये था येज़िवेन। यह थोड़ा दिलचस्प था। अगर यह एक चींटी थी जो विरोध नहीं कर सकती थी, भले ही उसे कुचलकर मार दिया गया हो, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं थी। जो जितना अधिक शक्तिशाली था, अंत में उससे पराजित होने पर उनकी आंखों में निराशा देखना उसे उतना ही अच्छा लगता था। इसके अलावा यह व्यक्ति येज़िवेन था, और स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी थीं जो लगातार अपनी दिव्य इंद्रियों का आदान प्रदान कर रही थीं। इस जूनियर को येज़िवेन कहा जाता है, ठीक है। युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी। अतीत में मैं केवल इतना जानता था कि ये जूकोंग इस पीढ़ी के नेता थे, उसके बाद ये कुंग और ये कियोंग थे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना मजबूत इंसान छुपा होगा। आकाशीय क्षेत्र के 7वें आकाश की साधना के साथ सुदूर अतीत में भी इस प्रकार की शक्ति एक चौंकाने वाली बात थी। क्या ऐसा नहीं है? ये कबीले के लिए ऐसी शीर्ष प्रतिभा का होना निस्संदेह एक आशीर्वाद है।
युवा मास्टर्स की इस पीढ़ी के विकास के साथ हमारे लिए पुरानी पीढ़ी के लिए इधर उधर जाने के लिए जगह कम होती जा रही है। यह वास्तव में मामला है कि पीछे की लहरें पहले लहरों पर चलती हैं और प्रत्येक पीढ़ी पिछली से अधिक मजबूत होती है। मैदान में बीशान सू को ये जिवेन द्वारा लगातार दबाया जा रहा था, लेकिन वह वापस नहीं लड़ सकता था। उसके लिए लड़ना बहुत कठिन था। उसकी आंखें डरावनी नज़र से चमक उठीं। उन्हें इतने कठिन प्रतिद्वंद्वी का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। वह 7 रंगों वाले आकाश कवच पर निर्भर था। भले ही यह केवल 7 रंगों वाले ईश्वरीय वस्त्र के रूप में ही क्यों न हो, यह बहुत से लोगों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। एक ही पीढ़ी में उसका मुकाबला करने वाला विरोधी खोजना मुश्किल था। एक व्यक्ति 10 लोगों को हरा सकता है, शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके 7 रंग के आकाशीय कवच को तोड़ना मुश्किल था और उसके 7 रंग के ईश्वरीय वस्त्र को भी नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन उससे भी ज्यादा बेईमान है। बीशन कबीले से चुराए गए 7 रंगों के ईश्वरीय वस्त्र को पहनकर वह आपा खो बैठा, और एक बार जब उसने हमला किया तो आसमान बिखर जाएगा। यह बेहद भयानक था। उसकी मुट्ठी की तकनीक, उसकी हथेली की तकनीक, जैसे ही उसने हमला किया वह मार्शल आर्ट के गहरे अर्थों से भरी हुई थी, गहरा और भयानक। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये जीवेन, जो आकाशीय क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था, के पास मार्शल आर्ट की इतनी गहन समझ कैसे हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, यह असंभव था और यह एक अवैज्ञानिक बात भी थी। मैदान में वह किसी और की तुलना में इस पागल आदमी की भयावहता को समझता था और वह आराम से लग रहा था, लेकिन अगर उसने ध्यान से देखा तो वह पाएगा कि उसका रक्षात्मक घेरा भी येज़ेवेन द्वारा छोटा और छोटा होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और वह घेरा भी बनता जा रहा था जिसे वह स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, छोटा और छोटा, अधिक से अधिक व्यथित। और इसके विपरीत येज़ेवेन का आभामंडल अभी भी लगातार बढ़ रहा था, और हर बार जब येज़ेवेन का आभा थोड़ा ऊपर उठता था तो उसका रक्षात्मक घेरा भी थोड़ा छोटा हो जाता था। कहा जा सकता है कि निरंतर गिरावट की प्रक्रिया में यह गति आश्चर्यजनक थी। ये कुंग और भाई फैंग चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे, लेकिन येज़ेवेन यह भी देखने में सक्षम थे कि येज़ेवेन केवल एक अभ्यासी साथी के रूप में उनका उपयोग कर रहे थे। हालांकि यह केवल उसका अनुमान था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही येज़ेवेन की ताकत बढ़ती चली गई। ऐसा लगता था कि वह इस क्षेत्र के सभी पहलुओं और इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की अपनी समझ में अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा था। और जैसे जैसे वह अधिक से अधिक कुशल होता गया, उसकी ताकत में निरंतर सुधार की प्रक्रिया भी तेज होती गई। यह प्रक्रिया मेढक को गर्म पानी में उबालने जैसी थी। उसके शरीर में ड्रैगन शिरा की, लिंक की, का सहारा था, इसलिए उसकी हरकतें बहुत छोटी थीं। अन्यथा बीशन जू ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया होता। लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर शुरुआत में येज़ेवेन की ताकत केवल उसकी तुलना में थी तो भले ही वह मजबूत हो गया, यह केवल थोड़ा मजबूत था और उसके पास अभी भी मुक्त होने का एक तरीका था। लेकिन अब बात अलग थी। वो येज़ेवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था और उसका बचना नामुमकिन था। आखिरकार यह परिवार का घरेलू क्षेत्र था, उनके बीशान कबीले का नहीं। उनका समर्थन करने के लिए कोई बुरा राक्षस नहीं होगा। इस समय वह अपने दिल में ईमानदारी से पछतावा करने लगा। उसे इस कीचड़ भरे पानी में क्यों उतरना पड़ा? इस मामले का उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसे इसमें भाग लेना था। उसे अपनी ताकत पर बहुत अधिक विश्वास था और वह एक राक्षस का सामना नहीं करना चाहता था। वार्म अप, यह खत्म हो गया है। एक स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्राचीन बैरेंस महाद्वीप के अधिपति के रूप में उन्हें विश्वास था कि वे जहां भी गए वहां से बच सकते थे। हालांकि उसे गर्म पानी में मेक उबालने की एक शिवेन की रणनीति में फंसने की उम्मीद नहीं थी। वार्म अप खत्म हो गया है। उसने दूसरी तरफ से एक शिवेन की सुकून भरी आवाज सुनी। येज़ेवेन के शरीर की मांसपेशियां कंपन करने लगीं। उसके शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति उबल रही थी और उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटकने लगीं। यह ऐसा था मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो, विशेष रूप से उसकी तुलना में जब वह पहली बार प्रकट हुआ था। उस समय वह एक वयस्क की शक्ति वाले बच्चे की तरह था। वह अपनी शक्ति को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि उनके मुक्कों और लातों में बड़ी ताकत थी, लेकिन वे कुछ हद तक बेकार भी थे। वह अपनी शक्ति के केवल 10% के साथ प्राप्त किए जा सकने वाले प्रभाव को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उसे अपनी शक्ति का 20% या 30% भी उपयोग करना पड़ता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसी परिस्थितियां दुर्लभ और दुर्लभ होती गईं। उन्होंने वास्तव में अपनी शक्ति में महारत हासिल कर ली थी और हर पंच और किक सरल थी। बीशान जू को इसी बात का सबसे ज्यादा डर था। एक विशेषज्ञ शक्तिशाली था या नहीं, निश्चित रूप से उसके पास कितनी शक्ति थी इस पर निर्भर करता था। हालांकि एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, और वह यह था कि वह कितनी शक्ति लगा सकता था। कम हो या ज्यादा यह अच्छी बात नहीं थी। जब यह बिल्कुल सही होगा तभी यह सबसे अच्छा होगा। हालांकि येज़ेवेन की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। उसने इस स्तर की शक्ति को पूरी तरह से अपना लिया था। वह वैसा प्रदर्शन नहीं करेगा जैसा उसने अभी किया था।
क्या इतनी जल्दी? बीशान जू चौंक गया। यहाँ तक भाई फैंग और ये कूंग, जो दूर नहीं थे, असामान्य रूप से आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से ये कूंग। उसकी आंखें अकथनीय भय से भर गईं क्योंकि यह दूसरी बार था जब उसने ये शिवेन के चौंकाने वाले सुधार को देखा। पिछली बार वो ये जिवेन के विरोधी थे। वह केवल बेबसी से देख सकता था क्योंकि ये शिवेन ने बहुत ही कम समय में अपने दायरे को मजबूत कर लिया था। ये जिवेन तब एक शक्तिशाली अस्तित्व बन गया जो उसका मुकाबला कर सकता था। इस बार एक तमाशबीन के रूप में वह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। साथ ही वह और भी हैरान रह गया। इस समय वह इसे केवल एक सुनहरे पैमाने के रूप में वर्णित कर सकता था। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी से बीशनसू के हमले को नाकाम कर दिया और लगभग एक फ्लैश में उसके दूसरे हाथ ने हवा को पकड़ लिया और एक शक्तिशाली बल बीशनसू की ओर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ गया। धिक्कार है, लानत है, मेरे लिए तोड़ो। इस समय बीशनसू ने उग्र गर्जना की एक श्रृंखला जारी की। तलवार दर तलवार बुझी। हर तलवार की रोशनी दसियों किलोमीटर दूर जा सकती है, उसके रास्ते में सब कुछ चकनाचूर कर सकती है। बजना बजना बजना, तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। तलवार की रोशनी ने ये जिवेन के बड़े हाथ को बुरी तरह से काट दिया, जिससे एक अंतहीन तूफान खड़ा हो गया। हालांकि ये जिवेन के बड़े हाथ को जरा सा भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। उनका बड़ा हाथ प्रकाश की 7 रंग की किरणों और उत्तराधिकार में प्रकाश की सुनहरी दिव्य किरणों से प्रस्फुटित हुआ और इन तलवार की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। उसका शरीर वास्तव में एक अकल्पनीय सीमा तक अत्याचारी था। उसका बड़ा हाथ अचानक शून्य की ओर बढ़ गया और बीशानजू के शरीर की ओर बढ़ गया। टकराना। बीशनजू को बिना तैयारी के पकड़ा गया। उसके पास चकमा देने का समय नहीं था और मौके पर ही एक शिवेन द्वारा पकड़ी गई। धिक्कार है, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? बीशानजू गुस्से से दहाड़ा। उसके दिल में वह पूरी तरह से चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन इतनी तेज होगी। वह इतना तेज था कि उसके लिए उस शून्य को चीर कर निकल पाना असंभव था। यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि गुप्त क्षेत्र संख्या 1 में स्थान को तोड़ना अत्यंत कठिन था। यह वह स्थान था जहां ये परिवार की युवा पीढ़ी एकत्रित होती थी और किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं थी। इसलिए यहाँ की जगह को भी अनगिनत बार मजबूत किया गया था और यह जगह को फटने नहीं देगी। अगर फाड़ना इतना आसान होता तो शायद कोई अनजाने में अंदर आ जाता। लेकिन फिर भी यह इस तथ्य को नहीं छिपा सका कि एक शिवेन का हमला बिजली की तरह तेज था। यह तेज था, इतना तेज कि यह अद्वितीय था। उनके जैसा आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। मेरे लिए खोलो। बीशानजू गुस्से से दहाड़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली, तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। एक विशाल ऊर्जा तूफान बन गया जो एक शिवेन के बड़े हाथ को तोड़ना चाहता था। यह किसी काम का नहीं। एक शिवेन ने ठंडी सांस ली। उसका बड़ा हाथ सीधे बंद हो गया। उसके बड़े हाथ की अनंत ऊर्जा ने मंथन किया और विस्फोट किया, लेकिन ये जिवेन के बड़े हाथ से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो एक पिंजरे की तरह था। इसके विपरीत भयानक शक्ति ने भीतर ही भीतर मंथन किया और इसने रेनबो स्काई आर्मर पहने हुए बीशनजू को भी घायल कर दिया। अचानक बीशनजू ने एक खून सी कर देने वाली चीख निकाली जिसने पूरे गुप्त दायरे नंबर 1 को हिला दिया। 7 रंगों का स्वर्गीय कवच जो उसने पहना हुआ था उसे अचानक ये जिवेन ने छीन लिया। बीशनजू के शरीर को छोड़ने के बाद 7 रंगों वाला स्वर्गीय कवच एक साधारण 7 रंगों वाला दिव्य वस्त्र बन गया था। हालांकि इसका रक्षात्मक प्रभाव अभी भी असाधारण था, फिर भी यह 7 रंग वाले स्वर्गीय कवच के लिए अतुलनीय था जो एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति को व्यापक रूप से बढ़ा सकता था। उम्मीद के मुताबिक इसे रेनबो स्काई आर्मर बनने के लिए एक विशेष साधना पद्धति के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ये जिवेन ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा। बीशनजू, जो अपने बड़े हाथ में था, चिल्लाया। रेनबो स्काई आर्मर छीन लिए जाने के बाद उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंद्रधनुष आकाश कवच की खेती करने के लिए पहले व्यक्ति को इंद्रधनुषी ईश्वरीय वस्त्र को अपने शरीर में परिष्कृत करना पड़ता था। इसकी खेती करने का यही एकमात्र तरीका था। इस समय रेनबो स्काई आर्मर से छीन लिया जाना उसके शरीर से जबरदस्ती निकाले जाने के बराबर था। उसका मांस गड़बड़ था। इसके अलावा रेनबो स्काई आर्मर खोने के बाद उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। उसकी ताकत भी कम हो गई थी और वह पहले की तरह वीर नहीं रह गया था जब वह एक शिवेन के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। इस दृश्य को देखकर सभी दंग रह गए। उनकी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ? इतने कम समय में अचानक बदलाव आ गया। यह बिना किसी चेतावनी के एक पल में हुआ, खासकर आकाशीय दायरे से नीचे के उन विशेषज्ञों की नज़र में। क्या वे दोनों बराबरी पर नहीं लड़ रहे थे? ये जिवेन अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? उनकी नज़र में मजबूत और कमजोर के बीच परिवर्तन की लगभग कोई प्रक्रिया नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन अपनी ताकत को पूरी तरह से छिपा रहा था और अचानक बीशानजू को दबाने के लिए टूट पड़ा, जिसके पास 7 रंगों का स्वर्गीय कवच था। क्या चल रहा है? क्या मुझे अभी कुछ याद आया? जिवेन अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? उद्धरण चिन्ह।
यह बहुत अविश्वसनीय लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि येज़िवेन इस दौरान अपनी ताकत छुपा रही थी? फिर उसने बीशांसु को एक चाल चलने का लालच दिया और फिर उसे एक जोरदार झटका दिया। इतना मजबूत। इन 10 सालों में ये शिवेन ने क्या अनुभव किया? वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये परिवार में हर कोई चर्चा करने लगा। उन्होंने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि एक शिवेन वास्तव में इतनी मजबूत हो गई थी। हालांकि जिन लोगों के लिए वास्तव में यह विश्वास करना मुश्किल था, वे विशेषज्ञ थे जो बीशिंसु अपने साथ लाए थे। उनमें से कई उनके अनुयायी और प्रशंसक थे। उनमें से कई पहले से ही बीशांसु को एक सच्चे भगवान, सर्वशक्तिमान और अपराजेय के रूप में देखते थे। हालांकि अभी बीशिंसु का पलड़ा भारी नहीं था, कम से कम उनकी नज़र में वह नुकसान में नहीं था। अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? उनमें से दो, जो मूल रूप से समान रूप से मेल खाते थे, ने तुरंत विजेता का फैसला किया। यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने गलत देखा होगा। भ्रम, यह एक भ्रम होना चाहिए। लॉर्ड जू कैसे हार सकता है? यह असंभव है। होक्स, यह पूरी तरह से ये परिवार का एक धोखा है। बीशिंसु फिर से चिल्लाया। येज़िवेन का बड़ा हाथ कस गया। उसका शरीर एक शिवेन द्वारा निचोड़ा जा रहा था। भाई फैंग, मुझे बचाओ। इस समय उसके पास भाई फैंग से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। हुश, एक उग्र लाल तलवार की रोशनी आसमान से उतरी और बिजली की गति से भयंकर रूप से नीचे गिर गई। येज़िवेन ने जो बड़ा चिगाड़ा हाथ खींचा था, वह इस जगह पर लाल तलवार की रोशनी से कट गया था। वह सीधे मौके पर ही 2 हिस्सों में कट गया और फिर जमकर जल गया। एक तलवार की रोशनी निकली और सीधे बीशांसु की घेराबंदी तोड़ दी। इस समय बीशिंसु के पास मुश्किल से सांस लेने का मौका था। वह जल्दी से पीछे हट गया और युद्ध के मैदान से भाग निकला। ये शिवेन को देखते ही उसकी आंखें डरावनी हो गईं। इससे पहले उन्हें इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। उसे ये शिवेन के हाथों लगभग कुचलकर मार डाला गया था। 7 रंगों वाले स्वर्गीय कवच के बिना उसका सार, क्यूई और आत्मा कई स्तरों से नीचे गिर गई थी। उसके शरीर से 7 रंग का स्वर्गीय कवच उतार दिया गया था। खासतौर पर अभी अभी मिली करारी हार, उसके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। अगर अभी भाई फैंग नहीं होते तो परिणाम अप्रत्याशित होता। उनका शरीर मूल रूप से खून से टपक रहा था, लेकिन इस समय यह जल्दी ठीक होने लगा। मूल रूप से बहने वाला खून भी निशान के टुकड़ों में बदल गया और फिर उसके शरीर से नीचे गिर गया। वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया था, लेकिन अब उसका वह अहंकारी रूप नहीं था जो पहली बार आया था। खासतौर पर यह फैमिली की तिरस्कार भरी निगाहों ने उसे अपना दीवाना बना दिया, लेकिन उसने एक चाल चलने की हिम्मत नहीं की। बगल में बैठे ये कून ने उसकी ओर लोलुपता से देखा। 7 रंगों वाले स्वर्गीय कवच के बिना उसका आत्मविश्वास भी कई स्तरों से गिर गया था। उसने अब यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह ये कून को हरा सकता है। और इस समय युद्ध के मैदान में येज़िवेन, जिसका हर कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपराधी का सामना करना पड़ा जिसने सीधे उसके नंबर 1 गुप्त दायरे भाई फैंग को नष्ट कर दिया। यह भाई फैंग अपनी बाहों के साथ शून्य में खड़ा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से ठंडी थीं और उसने ये शिवेन को ठंडेपन से देखा, जैसे कि वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन था कि ये शिवेन मरने वाली थी। अभी अभी मैंने वार्म अप करना समाप्त किया। अब मेरे गुप्त क्षेत्र को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पाप की ठीक से गणना करते हैं, येज़िवेन ने हल्के से कहा। पाप, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह आपकी मानव जाति नहीं है और यह आप नहीं है। इस भाई फैंग के मुंह का कोना थोड़ा उठा हुआ था, जिसमें कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक शिवेन ने सबसे अधिक आत्मविश्वास वाली बात की हो। हास्यास्पद, बहुत ही हास्यास्पद। मुझे परवाह नहीं है कि आपको कौन दोषी ठहराता है, लेकिन आपको मेरे गुप्त दायरे को नष्ट करने की कीमत चुकानी होगी। कोई भी कीमत चुकाए बिना मुझे उकसा नहीं सकता, येज़िवेन ने कहा। भाई फैंग ने येज़िवेन पर नजर डाली और कहा, आपके बगल में कुनपेंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप ले सकते हैं। इसे सौंप दें और मैं आज आपके अपराध को माफ कर दूंगा। क्या तुम पागल हो? ये शिवेन समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोएं, क्योंकि उन्होंने भाई फैंग को देखा और कहा, आज आपने मुझे धमकाया और मेरे गुप्त क्षेत्र को नष्ट कर दिया। आपकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? यदि आप पागल नहीं हैं तो आप हार गए होंगे। आपका विचार, उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने क्या कहा? भाई फैंग ने अचानक गुस्से से कहा। मैंने सोचा था कि आपको केवल मानसिक समस्या है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके कानों में समस्या होगी, येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। मुझे लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं, भाई फैंग ने ठंडेपन से कहा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते जब मैं कहता हूं कि तुम पागल हो। यह हमारे ये परिवार का क्षेत्र है, कौन जीने से थक गया है? येज़िवेन ने भाई फैंग को देखा और कहा। इस समय ये कबीले के लोग भी हंसी में फूट पड़े, विशेषकर वे विशेषज्ञ जो ये कून के साथ आए थे। वे लंबे समय से भाई फैंग के अहंकार से परेशान थे।
वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, लेकिन अगर ये शिवेन उसे एक बड़ा सबक सिखा सकते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा। इससे उसे पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। यह परिवार का क्षेत्र था। उनके जैसा बाहरी व्यक्ति अहंकारी नहीं हो सकता था। अगर मैं किसी को मारना चाहता हूं तो दुनिया के अंत में भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक तुच्छ ये परिवार का जिक्र नहीं। अपनी नीच पहचान के साथ आप कुनपेंग के लायक नहीं हैं। भाई फैंग ने ठंडेपन से कहा, मैं काबिल हूं या नहीं ये तो हमें लड़ने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा क्या आप मुझे अपना नाम बताने की हिम्मत करते हैं? मुझे देखने दो कि तुम किस तरह के कमीने हो। ये जिवेन नाराज नहीं थी। वह इस स्तर के शब्दों के कारण नाराज नहीं होगी। यह बहुत हास्यास्पद होगा। कुनपेंग दो शब्द सुनकर भाई फैंग के शरीर में अचानक एक भयानक आभा दिखाई दी। उसने ये शिवन की तरफ ठंडेपन से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम सच में जीना नहीं चाहते। मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं फीनिक्स संप्रदाय हूँ। फीनिक्स संप्रदाय। ये जिवेन के दिमाग में एक नाम बिजली की तरह कौंध गया। एक धुंधली सी याद उभर आई। उसे उस दिन चींटी की तरह आसानी से कुचले जाने का दृश्य फिर से याद आ गया। बूम! परत दर परत फैलते हुए एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर से एक पल में बाहर निकल गई। उसके चारों ओर की जगह परत दर परत ढहती गई, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाला बल बाहर निकल आया था। जब कोई इसे देखता था तो यह अतुलनीय रूप से भयानक होता था। एक भयानक आभा तूफान की तरह बह गई। सभी ने येक शिवेन को हैरानी से देखा। येक शिवेन अभी अभी मुस्कुरा रही थी। फीनिक्स संप्रदाय की अवमानना सामना करने पर भी उसने पलक नहीं झपकाए। यह नाम सुनते ही वह अचानक क्यों बदल गए? उस दुर्जय आभा को एक भयानक जानलेवा आभा के साथ मिलाया गया था। यहाँ तक जब येक शिवेन ने बीशिनसू को हराया था तो उसके पास ज्यादा जानलेवा आभा नहीं थी, लेकिन जब उसने इन दो शब्दों को सुना तो वह बहुत उत्साहित हो गया। ऐसी भयानक जानलेवा आभा फूट पड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहले एक दूसरे से दुश्मनी थी? ये कून ने याद किया कि फीनिक्स संप्रदाय ने एक बार कहा था कि वे येजिवेन के लिए आए थे। फीनिक्स संप्रदाय, मुझे तुमसे पूछने दो, तुम्हारे और फैंग लिंग के बीच क्या संबंध है? येजिवेन की आवाज कुछ कर्कश थी, जैसे कि वह अपने शरीर में किसी तरह के आवेग को रोक रहा हो। एक हारे हुए व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है। फीनिक्स संप्रदाय भगवान के समान अहंकारी था। भले ही वे ये कबीले में थे, फिर भी उन्होंने येजिवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला। ठीक है, अगर तुम यह नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम बोलोगे। तुम पछताओगे, तुम मेरे सामने आकर पछताओगे। ये जीवेन की आंखें लाल होने लगी और उसके शरीर से एक अत्याचारी आभा निकलने लगी। अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो वे सोच भी सकते हैं कि यह एक विशाल और अद्वितीय अशुभ जानवर है। यह बहुत भयानक था। हम झांसा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं बीशानसुई हूं? फीनिक्स संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से कहा। दूर नहीं, बीशिनसू की भी एक अजीब अभिव्यक्ति थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था। इस समय उन्होंने महसूस किया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, उन सभी के ऊपर ताकत थी। फीनिक्स संप्रदाय के बारे में भूल जाए, सिर्फ येजिवेन के पास ही एक भयानक ताकत थी जिसने उसे डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। विशेष रूप से येजिवेन की वर्तमान लड़ने की मुद्रा, यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे शब्दों में, येक शिवेन ने अपनी पूरी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। यह सोचकर उसका चेहरा हरे और सफेद के बीच बदल गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह इस पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था। तुकुंग, ये क्यूओंग और ये जुकोंग उसके ध्यान के योग्य बिल्कुल भी नहीं थे। इस बार वह ये जुकोंग को ढूंढना चाहता था जो स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था और उसने लड़ने के लिए अपना नाम बनाया। कौन जानता था कि येक शिवेन, जो अपनी चरम अवस्था से गुजर रहा था, उसे आधा पीट पीट कर मार डालेगा। यहाँ तक इंद्रधनुषी भगवान का वस्त्र भी छीन लिया गया। इंद्रधनुष भगवान के वस्त्र के बिना वह स्वाभाविक रूप से इंद्रधनुष आकाश कवच का उपयोग नहीं कर सका। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से एक स्तर से गिर जाएगी। इस समय यहाँ तक ये कून भी उसके लिए मैच नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें देखने दूंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। फीनिक्स संप्रदाय ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में आग की लपटों से घिरी एक लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार के नियम को संक्षिप्त करने के लिए अग्नि के नियम का उपयोग करते हुए फीनिक्स संप्रदाय की साधना वास्तव में एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। उसके हाथ में जलती हुई लंबी तलवार बिजली की तरह नीचे गिर गई, पूरे स्थान को चकनाचूर कर दिया और उसे धूल में बदल दिया। उनकी लंबी तलवार में एक अतुलनीय भयानक ज्वाला थी और जहां भी वह गुजरती पूरा आकाश ढह जाता। वह आग के कानून में अच्छा था, लेकिन उसने तलवार के कानून में विलय कर दिया, एक से अधिक एक की तुलना में कहीं अधिक ताकत प्रदर्शित की। येक शिवेन ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाए। उन्होंने अपनी हथेली पर निशाना साधा और इससे मार्शल आर्ट के असीम सिद्धांत और गहरे अर्थ निकले। उसका पूरा हाथ बहुत ही असाधारण लग रहा था। डांग, धातु के टकराने की आवाज आई।
ये जिवेन का हाथ हो या फीनिक्स संप्रदाय के हाथ की ज्वाला तलवार, वे दोनों धातु की तरह मजबूत थे। दोनों पक्षों में जोरदार टक्कर हुई, जिससे अनंत मात्रा में ऊर्जा बिखर गई और तुरंत फैल गई। ये जिवेन 2 कदम पीछे हटे, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय बिल्कुल भी नहीं हिला। इस आदान प्रदान में फीनिक्स संप्रदाय का पलड़ा भारी था। ये जिवेन के भौतिक शरीर के साथ फीनिक्स संप्रदाय ताकत की प्रतियोगिता में ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम था। फीनिक्स संप्रदाय की ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक अत्याचारी थी। आरंभिक दिव्यलोक में वह काफी शक्तिशाली था। तुम सिर्फ इतने ही हो। इतनी ताकत के साथ तुम मेरे सामने अहंकारपूर्वक कार्य करने का साहस करते हो। मरो। फीनिक्स संप्रदाय ठंडी हंसी। उसके हाथ में ज्वाला तलवार ने कई तलवार ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। हर जगह आग की लपटों से भरा हुआ था। एक शिवेन की ओर टूटते ही इसने एक व्यापक आभा का निर्माण किया। ऐसा नहीं था कि ये जिवेन ने फायर लॉ और स्वॉर्ड लॉ का इस तरह का फ्यूशन नहीं देखा था। सन किंग म्यू कबीले में ऐसे कई लोग थे। इसमें म्यू तियानेंग शामिल थे। वह पानी में मछली की तरह था क्योंकि उसके पास सूर्य राजा की तलवार थी। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय की उपलब्धियों और कौशल की तुलना में उनकी उपलब्धियां और कौशल बहुत हीन थे। संप्रदाय फीनिक्स की गति अतुलनीय रूप से तेज थी और वे युद्ध में भी बहुत अनुभवी थे। उन्होंने इस तथ्य का फायदा उठाया कि एक शिवेन के पास मजबूती से खड़े होने का समय भी नहीं था और हमलों की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। गड़गड़ाहट। तलवार की अंतहीन लौ की रोशनी एक शिवेन के शरीर पर फैल गई। दूर से हर कोई केवल यह देख सकता था कि जिस स्थान पर ये जिवेन खड़ी थी वह आग की लपटों के समुद्र में बदल गई थी। भीतर से एक छोटा सा मशरूम का बादल धीरे धीरे ऊपर उठा। वरिष्ठ भाई ये जिवेन, क्या ये जिवेन ठीक है? सभी एक बार में चौंक गए। हालांकि उस समय छोटे मशरूम बादल के भीतर प्रकाश की अनगिनत 7 रंग की किरणें निकलीं। एक राक्षसी लहर की तरह इसने वास्तव में छोटे मशरूम बादल को चपटा कर दिया। उस समय सभी ने एक शिवेन की शक्ल देखी। उसने 7 रंग का चोगा पहन रखा था और उसका शरीर प्रकाश की 7 रंगों की किरणें फेंक रहा था, जिससे उसके पूरे शरीर की रक्षा हो रही थी। वह ठंडी अभिव्यक्ति के साथ हवा में तैरने लगा। वह एक भगवान की तरह था। इस तरह के हमले का सामना करते हुए उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। 7 रंग का लबादा, यह क्या बकवास है, इसे मेरे लिए तोड़ दो। उस क्षण फीनिक्स संप्रदाय गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक शिवेन के सामने था। उसकी गति इतनी तेज थी कि यह टेलीपोर्टेशन की तरह थी। हालांकि हर कोई जानता था कि यह टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि पूरा स्थान प्रबलित था। इसे तोड़ा जा सकता था लेकिन इसे निश्चित रूप से तोड़ा नहीं जा सकता था। ये 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। दूसरे शब्दों में यह फीनिक्स संप्रदाय की गति थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे भयानक कहा जा सकता था। हर कोई चिल्लाया क्योंकि फीनिक्स संप्रदाय के बोलने से पहले ही उसके हाथ में जलती हुई लंबी तलवार एक शिवेन की गर्दन तक पहुंच चुकी थी। इस तलवार में तलवार की कोई तकनीक नहीं थी और इसमें तलवार दाव कानून का कोई प्रकटीकरण भी नहीं था। केवल एक ही शब्द था, तेज। यह बेहद तेज था। इसमें कोई अशुद्धता नहीं थी। केवल इसी तरह से वह इतना तेज हो सकता था। इससे पहले कि एक शिवेन प्रतिक्रिया दे पाता, उसका पूरा सिर काट दिया जाने वाला था। इस समय केवल ये कूंग ही मैदान में शांत रहने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन की गति देखी थी। तो कूंग की अपनी गति असाधारण थी। टेलीपोर्टेशन के मामले में उनका डेविल बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन बेहद तेज था। हालांकि एक शिवेन का सामना करते समय उसके पास एक शिवेन को दबाने का कोई तरीका नहीं था और वह ऐसा करने में पूरी तरह से असमर्थ था। केवल वह जानता था कि फीनिक्स संप्रदाय इतनी आसानी से एक शिवेन को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। फीनिक्स संप्रदाय के चेहरे ने कुछ भयावह मुस्कान प्रकट की, जैसे कि वह पहले से ही ये जिवेन की मृत्यु देख सकता था। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये जिवेन के शरीर की सतह पर तुरंत एक प्राचीन कड़ाही दिखाई दी जो उसके भीतर उसके पूरे शरीर की रक्षा कर रही थी। 8 खजाना ब्रह्मांड देख जो अंतहीन क्यूई से संघनित था, स्वाभाविक रूप से मुख्य निकाय नहीं था। इस समय मुख्य भाग का उपयोग करना उसे नष्ट करने देने के बराबर था। टकराना। हालांकि 8 खजाना ब्रह्मांड देख जो ची से संघनित था ने फीनिक्स संप्रदाय की लंबी तलवार को नहीं रोका। इसने केवल 8 खजाने वाले ब्रह्मांड कालड्रॉन की बाधा को तोड़ने से पहले उसे एक पल के लिए रोक दिया। क्या आपको लगता है कि आप मुझे केवल इस चीज से रोक सकते हैं? फीनिक्स संप्रदाय चिल्लाया। यह काफी है, मेरी मुट्ठी खाओ। ऐसा लगता था कि एक शिवेन ने इस समय केवल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसे देर हो गई थी लेकिन उसकी सुनहरी मुट्ठी बिजली की तरह लहरा रही थी। यह सीधे फीनिक्स संप्रदाय के सिर की ओर दौड़ा, सीधे उसके सिर को टुकड़ों में तोड़ना चाहता था।